मैं 2 महीने बाद गुड आफ्टरनून। इसका बस ये हाथ में भी पकड़ दोगे तो आ जाएगा। गुड आफ्टरनून। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, SPC GCA welcome you all on behalf of as Nodal College District Level Quality Assurance Cell, Ajmer Division, as per requirement of NAC guideline and formats, few training program either online or offline regarding NAC is necessary to conduct. So today DLQAC Ajmer organized the same. Today our expert is Dr. Shruti Gupta. She is Associate Professor of Chemistry, having more than 25 years of experience and at present Deputy at Commissionerate College Education Jaipur in Rusa Cell and also taking NAC related matters there. She invited me many times at Commissionerate as SSR expert earlier. Today, I am very happy to invite her on this occasion. Welcome, ma'am. We are waiting to take benefits of your vast knowledge and experience regarding NAC related topics. Welcome, Shruti ma'am. Now, I hand over the Zoom platform to you. Thank you. नमस्कार सभी को, नमस्कार। थैंक यू संजय सर। संजय सर से हमारा बहुत पुराना संपर्क है, आयुक्तालय के ही द्वारा बहुत हम लोगों ने साथ में काम किया है। और अभी कुछ दिन पहले ही अजमेर DLQAC की मीटिंग भी हुई थी। तब मैंने उनसे कहा था अजमेर कॉलेज से कि आप लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करा रहे, और मीटिंग खत्म होने के बाद इन्होंने मेरे को ही ये जिम्मेदारी दे दी। तो जैसे कॉलेजेस में होता है ना कि हम मतलब मैं खुद भी कॉलेज में ही रही हूँ इतने साल, तो वहां पर भी यही होता था कि अगर हम प्रिंसिपल से कुछ बात कहते थे कि मैडम ये काम होना चाहिए या सर ये काम होना चाहिए, तो अगला चीज यही होती थी कि ठीक है आप ही उस कमेटी की कन्वीनर हैं, अपनी टीम डिसाइड कर लें। बिल्कुल उसी तर्ज पर संजय सर ने मेरे को ये जिम्मेदारी समझा दी। जोक सपाट, बेसिकली यहाँ पर आप लोग सब लोग जानते होंगे, मैं एक बार वापस से रिइटरेट कर दूं, NAC एक्रेडिटेशन के मामले में राजस्थान काफी पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है। और इसी कमी को समझते हुए एक स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल बनाया गया। रूसा का मैंडेट भी था कि एक स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल हो, तो उसी मैंडेट को फॉलो करते हुए एक स्टेट लेवल बनाया हमने, जिसको हम SLQAC बोलते हैं। पर SLQAC पूरे राजस्थान के जितने हमारे सर मैं भी म्यूट हो जाती हूँ बार बार। चलिए, जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सबको टेकअप करना SLQAC के अकेले के लिए थोड़ा दुष्कर कार्य था, और उससे उतना अच्छा नतीजा भी नहीं निकल पा रहा था। इस वजह से हमने DLQAC का गठन किया पिछले साल, डिविजन लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। SLQAC स्टेट लेवल पर थी, DLQAC डिविजन लेवल पर हुई, और DLQAC को ये निर्देशित किया गया कि आप
अपने डिस्ट्रिक्ट के नोडल्स के साथ संपर्क करके, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल भी नोडल हमने बनाए कि वो अल्टीमेटली अपने डिस्ट्रिक्ट तक सारी चीजों को पहुंचाएंगे। ये बहुत सारे लोग अभी से हैंड रेज कर रहे हैं, अभी तो प्रेजेंटेशन शुरू ही नहीं हुआ है सर, सवाल क्या आ गए लोगों के जो हैंड रेज होने लग गए। प्लीज जिसने हैंड रेज किए हैं उनको नीचे कर लें, या तो लोग शायद अभी जूम पे नए नए फीचर्स ट्राई कर रहे हैं, शायद इस वजह से ये समस्या आ रही है। हैंड रेज प्लीज, मैं कुछ बता दूं उसके बाद फिर हैंड रेज करिएगा सवालों के लिए, अभी तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। तो इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जो हम लोग बार बार अनुरोध करते हैं सबको, उसी की कड़ी में ही आज जीसीए ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इन्होंने अपने एक संभाग स्तरीय जितने भी इनके अंडर महाविद्यालय आते हैं, उन महाविद्यालयों के खास तौर पर IQAC कोऑर्डिनेटर्स और प्रिंसिपल्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपके महाविद्यालय में LCD प्रोजेक्टर है तो आप केवल 2 जने नहीं, आप मैक्सिमम लोग, जो भी सिर्फ आज नहीं, जब भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो प्लीज उसमें सब लोग भागीदारी अपनी लें और अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को उसमें आप शेयर करवाएं, जिससे वो सब लोग ट्रेन हो सकें। हम शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी सर। सर आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? संजय सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैडम, दिख रहा है। स्लाइड शेयर, एक सेकेंड। जी सर, अब दिख रहा है पूरा स्लाइड का? स्क्रीन दिख रहा है सर? क्लियर दिख रहा है मैम स्लाइड? बिल्कुल जी जी जी। तो हम शुरू करते हैं। बेसिकली स्पेसिफिकली हम राजस्थान के रेफरेंस में बात करेंगे NAAC एक्रेडिटेशन की। NAAC के बारे में आप लोगों को सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन एक बताना चाहूंगी। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य कार्य था इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन द कंट्री। उसके मैंडेट में जो एसेंशियल काम उसको दिया गया था, दैट वाज द टास्क ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन द कंट्री। इसका बेसिकली उसको एक इवैल्यूएशन का काम दिया गया था। और याद रखिए, NAAC कोई जजमेंट करने के लिए एजेंसी नहीं बनाई गई है, वो बेसिकली इसलिए बनाई गई है ताकि हम सारे के सारे जो हम महाविद्यालय हैं या जो भी हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वो अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे किया जाए उसके लिए वो जानकारी प्राप्त कर सकें और उसी हिसाब से काम कर सकें। क्या क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज हम अवेल कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं। कई बार हमें अपनी स्वयं की कैपेबिलिटीज नहीं पता होती। माइक सबने म्यूट करें। वो स्टाफ क्लब, हाँ वो तो दे भी दिया हमने। क्या करें, शुरुआत प्लीज जिसका भी माइक ऑन है प्लीज माइक म्यूट करें, अन्यथा मुश्किल होती है बताने में। तो बेसिकली NAAC इस फिलॉसफी के साथ प्रारंभ किया गया है। इसी के साथ ही असेसमेंट इज अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, और वो बेसिकली किस पर आधारित है, अपनी सेल्फ स्टडी, वो स्वयं अपना एक मूल्यांकन करता है और साथ में एक टीम आकर के जो मूल्यांकन उसने स्वयं ने किया है उसी का ही एनालिसिस करती है और इसके आधार पर फिर उसको ग्रेड दिया जाता है। उस एक्रेडिटेशन का अर्थ क्या है? इट रिफर्स टू द सर्टिफिकेशन गिवन बाय NAAC which is valid for a period of 5 years, and at present assessment and accreditation by NAAC is done on a voluntary basis। लेकिन आप सब जानते हैं अभी है ये voluntary,
लेकिन ये बहुत जल्दी मैंडेटरी हो जाएगा। हम बात करते हैं कुछ यूजीसी रेगुलेशंस की। आप लोगों को हो सकता है अंदाजा हो, 2012 में यूजीसी के मैंडेटरी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस आए थे, जिसमें उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसको अपने 6 साल या फिर 2 बैचेस कम से कम उसके पास आउट हो चुके हों। इसमें से जो भी चीज जल्दी है, जैसे जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है वहां पे चूंकि 4 साल का एक पूरा साइकिल होता है उनके स्टूडेंट्स का, इस वजह से वहां पे 6 साल लगते हैं 2 बैच निकलने में। हमारे जनरल एजुकेशन कॉलेजेस में ये 5 साल में हो जाता है। तो 6 साल या 2 बैचेस निकल जाएं, इसमें से जो भी जल्दी है उसमें उसके बाद उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेशन कराना मैंडेटरी है। मैंडेटरी अर्थात कि उसके लिए कंपलसरी है इस तरह का कराना। ये यूजीसी का रेगुलेशन है जो गेजेट नोटिफिकेशन हुआ है। उसी के बाद 2013 और 2015 में पुनः यूजीसी ने अपने पब्लिक नोटिस के जरिए निकाला कि यदि उच्च शिक्षण संस्थान एक्रेडिटेशन नहीं कराएंगे तो उनको यूजीसी द्वारा दी जाने वाली समस्त प्रकार की ग्रांट बंद कर दी जाएगी। ये यूजीसी ने 13 और 15 2 सालों में बार बार कहा है, और अभी 2021 की जनवरी में ही वापस से उन्होंने एम्फसाइज किया है अपने एक लेटर के द्वारा कि चूंकि एक्रेडिटेशन वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक दिया है कॉलेजेस की या किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की गुणवत्ता को परखने का या उसके स्टैंडर्ड को जानने का, तो यूजीसी ने स्वयं के लिए एक टारगेट निर्धारित किया कि 2022 तक उसके अंडर, यूजीसी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं या जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो सबका एक्रेडिटेशन कराना सुनिश्चित करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उनका ग्रेड कम से कम 2.5 की स्केल पर आए। जो सीजीपीए है वो 2.5 तक आए कम से कम। यूजीसी का मैंडेट है कि वो इसको करवाना सुनिश्चित करेंगे, लेकिन करेगा कौन? करेंगे तो आप और हम। यूजीसी ने एक मैंडेट बनाया है, उसकी पूर्ति करना, उसको कंप्लाई करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, तो इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। अभी 2021 की जनवरी में ये लेटर आया है, यूजीसी की साइट पे डला है, आप देखना चाहें तो वहां से आप देख सकते हैं। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, उसमें भी यदि आपने वो पॉलिसी पढ़ी है तो उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो धीरे धीरे, जो कॉलेजेस हैं स्पेशली अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, धीरे धीरे उन सबको वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, अफिलिएशन की प्रथा को समाप्त करेंगे। और ऑटोनॉमस कॉलेज वो तब बनाएंगे और अल्टीमेटली ऑटोनॉमस कॉलेजेस से भी वो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये ऑटोनॉमस कॉलेज कब बनेंगे? जब वो एक्रेडिटेशन करवा लेंगे अपना। तो आप फिर देखिए कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें भी बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। उन्होंने कहा है a stage wise mechanism for granting graded autonomy to colleges through a transparent system of graded accreditation will be established. Colleges will be encouraged, mentored, supported and incentivized to gradually attain the minimum benchmarks required for each level of accreditation. उन्होंने यही कहा है कि ये जो एक्रेडिटेशन का सिस्टम है ये हमारे एक रिलेवेंट नॉर्म्स के तहत होगा, और इस तरह से हमारी टीचिंग, लर्निंग, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इस सब में प्रमोशन होगा। हमारा प्रमोशन इन द सेंस कि हम और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। एंड थ्रू द अटेनमेंट ऑफ सूटेबल एक्रेडिटेशंस ऑल HEIs, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, will gradually move towards full autonomy, academic and administrative. आप सबको अगर पता हो तो सरकारी तंत्र में अभी हमारे पास केवल एक राजकीय महाविद्यालय है जो ऑटोनॉमी जिसको मिली थी, RR कॉलेज। वो ऑटोनॉमी भी आज की तारीख में शायद उनकी नहीं बची है, लेकिन हाँ वो केवल एकमात्र कॉलेज था जो ऑटोनॉमस कॉलेज का दर्जा जिसको मिला था। तो धीरे धीरे नई शिक्षा नीति में एफिलिएशन समाप्त करके ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ने पर जोर दिया गया है, और ये ऑटोनॉमी केवल तभी मिलेगी जब हम इस एक्रेडिटेशन को, तो आप ऐसे देखें कि चाहे यूजीसी हो, चाहे हमारी नई शिक्षा नीति है, हर जगह एक्रेडिटेशन को बहुत अधिक जोर दिया गया है, बहुत अधिक उस पर एम्फसाइज किया गया है। कौन कौन से कॉलेजेस जा सकते हैं एक्रेडिटेशन के लिए? जैसा अभी आपको बताया, all higher education institutions with a record of at least 2 batches of students graduated or been in existence for 6 years, whichever is earlier. चाहे हमारे 6 साल हो गए हों या 2 बैचेस निकल गए हों, जो भी इसमें से जल्दी है
वो इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर बीच में एक बार आप सबसे एक निवेदन मेरे करना पास फीस की रसीद होगी ना फर्स्ट ईयर की, प्लीज तो उसमें नहीं एप्लीकेशन आईडी। जिनके माइक्स ऑन हैं वो माइक्स अपने बंद करें। संजय सर प्लीज इसको थोड़ा सा चेक करें, बहुत लोगों के माइक्स ऑन हैं। जी मैम, वही चेक करके म्यूट कर रहे हैं, गोपाल लाल सर के वही कर रहे हैं। जी जी मैम, थैंक यू। मैं यहाँ पर सबसे एक बात को वापस बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हुए निवेदन करना चाहूंगी कि जो कॉलेजेस अभी नए एस्टैब्लिश्ड हैं वो ये कतई नहीं माने कि नैक उन पर अभी बहुत सालों तक लागू नहीं होता तो इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। इस टाइप की ट्रेनिंग को अटेंड करने का उनको क्या जरूरत है या उनको क्या फायदा है। आप सबको ये बताना चाहूंगी कि जो नए कॉलेजेस हैं उनके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम ज्यादा आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? क्योंकि यदि आप नैक का पूरा डॉक्यूमेंट देखेंगे, आप उनका पूरा मैनुअल पढ़ेंगे, जो उन्होंने पूरा अपना एक्रेडिटेशन प्रोसेस को 7 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है और 7 क्राइटेरिया में बहुत सारे की इंडिकेटर्स हैं, वो सब यदि आप अच्छे से तसल्ली से उनको समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक्रेडिटेशन से ज्यादा वो बेसिकली एक बहुत एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट है ये बताने के लिए कि महाविद्यालय किस तरह चलना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में, वो इस पर ज्यादा हमें प्रकाश डालता है। तो अगर हम नए कॉलेज में हैं तो बल्कि हमारे लिए ज्यादा आसान है हम शुरुआत से ही उसी दिशा में काम करना शुरू करें। शुरुआत से उसी दिशा में काम करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा कि जब भी हम नैक के लिए एलिजिबल होंगे और हम नैक के लिए अप्लाई करना चाहेंगे उस समय पर डेटा कंसोलिडेशन, डेटा कंपाइलेशन और तमाम वो बातें जिनसे पुराने कॉलेजेस अभी तक जूझ रहे हैं आपको नहीं जूझना पड़ेगा। इसलिए सभी महाविद्यालय इन चीजों को ध्यान से समझें कि जो 7 क्राइटेरिया पे बात होगी या नैक के जो 7 क्राइटेरिया हैं वो केवल उन कॉलेजेस पे लागू नहीं है, उन पे तो है ही जो अब नैक के लिए जाना है जिनको, लेकिन जो अभी एलिजिबल नहीं है ये उन पर भी लागू होता है। तो कृपया इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। हम आते हैं, हम नैक की पूरी वर्किंग पे और उसके क्राइटेरिया पर आए उससे पहले आपको एक बहुत शॉर्ट में जो मैंने शुरुआत में कहा था कि राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है नैक के मामले में, तो आपको राजस्थान के हायर एजुकेशन का सिनेरियो एक बार बहुत ब्रीफ में बताऊंगी और हम बाकी स्टेट्स की तुलना में कहाँ स्टैंड करते हैं वो भी आप देखिए। यहाँ पर हमारे पास राजस्थान में जो अभी डायरेक्टरेट की जो आयुक्तालय की जो एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होती है उसके डेटा के हिसाब से बता रही हूँ, 2021 के डेटा के हिसाब से स्टेट यूनिवर्सिटीज 27 हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 51 हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज 7, गवर्नमेंट कॉलेजेस 338, ये संख्या आज की तारीख में बढ़ चुकी है, और प्राइवेट कॉलेजेस ये याद रखिए ये डेटा 2021 का जो हमारा एनुअल रिपोर्ट थी उसके आधार पर है। अब इसी में ही आप देखिए, अब अगर हम बाकी स्टेट से इसकी तुलना करेंगे तो राजस्थान हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज पूरे हिंदुस्तान में। अगर हम बाकी राज्यों से और यूनियन टेरिटरीज से अगर हम तुलना करें तो राजस्थान में सारी डीम्ड प्राइवेट स्टेट सारी यूनिवर्सिटीज मिलाकर के सर्वाधिक यूनिवर्सिटीज राजस्थान में है, 89 यूनिवर्सिटीज, हम टॉप पर आते हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट आर एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन, 3 यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ ऐसी हैं जो केवल महिलाओं के लिए डेडिकेटेड हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो राजस्थान चौथे स्थान पर आता है पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ पर 3380 महाविद्यालय हैं। ये पूरा डेटा जो है ये AISHE जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है उसकी 19-20 की जो रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश हुई है वहां से लिया गया डेटा है ये। और जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का ये पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आता है। पहला डिस्ट्रिक्ट बैंगलोर है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जयपुर है जहां पर मात्र एक जिले में 606 कॉलेजेस हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो नंबर ऑफ हायर एजुकेशन के हिसाब से राजस्थान बहुत अच्छी स्थिति पर आता है। इसी चीज को हम ग्राफिकली देखें, ये देखिए ये है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की स्थिति, ये है नंबर ऑफ कॉलेजेस की स्थिति, ये है नंबर ऑफ कॉलेजेस पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी स्थिति कि प्रति लाख जनसंख्या में हमारे कॉलेजेस की स्थिति क्या आती है। और ये हम आए जब हमारे एक्रेडिटेशन की बात आती है। ये देखिए आपने पहली स्थितियों में देखा हम काफी ऊपर थे हर जगह पर, यूनिवर्सिटीज के नाम पर हम पहला थे, कॉलेजेस की संख्या के नाम पर हम चौथे स्थान पर थे,
पर लाख जनसंख्या में भी अगर कॉलेजेस की संख्या देखें तो भी हमारी स्थिति काफी अच्छी थी। और ये देखिए, जहां पर हम एक्रेडिटेशन की बात करने आते हैं तो ये रहे हम नीचे से दूसरे स्थान पे। और नीचे से दूसरा स्थान भी याद रखिएगा, ये संख्या तब है, नैक के पोर्टल से उठाई हुई संख्या है, ये संख्या तब है जब अभी कोविड परिस्थितियों के चलते नैक ने कुछ इंस्टीट्यूशंस जिनका ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है वैलिडिटी, उनकी वैलिडिटी को अभी कंटिन्यू किया है, ये मानते हुए कि वो इस कोविड महामारी से जब भी वो वापस आएंगे, जब महाविद्यालय खुलेंगे, उसके 3 महीने के अंदर अंदर वो अपनी IIQA सबमिट कर देंगे। ये मानते हुए नैक ने उनकी एक्सपायरी को अभी, वैलिडिटी को अभी समाप्त नहीं किया है। लेकिन जिस दिन हम IIQA नहीं सबमिट कर पाए, उस दिन हम यहाँ से, मतलब ये जो सिर्फ उत्तर प्रदेश है हमसे नीचे, हम इस उत्तर प्रदेश से नीचे भी कोई जगह होती होगी तो शायद हम वहां पहुंच जाएंगे। हम बहुत बुरी स्थिति में हैं एक्रेडिटेशन के नाम पर अगर हम देखें तो। इसलिए आवश्यक है कि एक्रेडिटेशन को जरूर करवाया जाए। और बेनिफिट्स ऑफ एक्रेडिटेशन अगर हम देखें, बहुत सारे होते हैं। महाविद्यालय या जो भी हमारा उच्च शिक्षण संस्थान है, उसे अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, इन सब के बारे में उसको स्वयं को समझ में आने लगता है। वो अपने इंटरनल एरियाज प्लान कर सकता है कि कहाँ कहाँ पर उसको काम करना आवश्यक है। फंडिंग एजेंसीज जो होती हैं, पहले UGC फंडिंग कर रही थी, उसके बाद रूसा ने फंडिंग की। और आप सबको शायद पता होगा कि रूसा की फंडिंग भी अब पिछली रूसा 2 के टाइम से सिर्फ जो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं को ही वो फंडिंग करती है, उसके अतिरिक्त नहीं करती। तो अब आपकी जो भी एजेंसी से आप फंड लेना चाहेंगे, वो फंडिंग आपको केवल आपके नैक एक्रेडिटेशन के आधार पर ही दी जाएगी, उसके अतिरिक्त नहीं दी जाएगी आपको। तो फंडिंग एजेंसीज भी आप ही की परफॉर्मेंस देखेंगी, आपको नई पेडागोजी यूज करने के लिए प्रेरित करता है ये सोसाइटी। अगर कोई इंस्टीट्यूट एक्रेडिटेड है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ज्यादा होती है सोसाइटी में, और सोसाइटी हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो भी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से, चूंकि वहां की एक गुणवत्ता स्थापित है, वहां से बच्चों को उठाने में ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू अ नॉन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन। फिर हम आते हैं असेसमेंट फ्रेमवर्क ऑफ नैक। किस तरह से नैक असेसमेंट करता है, किन किन चीजों पर करता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं यहाँ पर, क्राइटेरियन है उनके हर क्राइटेरिया के अंदर की इंडिकेटर हैं, और हर की इंडिकेटर के अंदर मेट्रिसेस हैं। अभी हम सबकी डिटेल में बात करेंगे। ये डेटा ड्रिवन एक पूरा प्रोग्राम है, क्वांटिटेटिव है, जिसमें करीब करीब आपका 70% जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा जाता है, और करीब 30% जो है वो पीयर रिव्यू पर जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो 70% डेटा की तैयारी आपको अपनी SSR और AQAR के टाइम पे कर लेनी होती है। केवल 30% डेटा ऐसा है जो भरा तो पहले जाएगा, लेकिन उसकी वास्तविकता को जांचने के लिए पीयर टीम आती है आपके यहाँ पर 2 दिन के लिए। जो आपने डेटा दिया है उसकी वैलिडिटी को थर्ड पार्टी से चेक कराया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डेटा मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं बचती है हमारे पास। जब DVV कराया जाता है, डेटा वैलिडेशन वेरिफिकेशन, थर्ड पार्टी से कराया जाता है। कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस है, यहाँ पर कुछ भी मैनुअल नहीं होता। सिस्टम ड्रिवन कम्युनिकेशन होता है, एक फिक्स्ड टाइमलाइन को फॉलो किया जाता है। ऑनलाइन सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स एंड डेजिग्नेटेड यूजर पोर्टल्स, स्टूडेंट्स का ऑनलाइन सर्वे किया जाता है। पुराना जो फ्रेमवर्क था उसमें जब पीयर टीम आती थी तो वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन करती थी और उसी आधार पे नंबर देती थी। अब स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले ही वो ऑनलाइन सर्वे कर लेंगे स्टूडेंट्स का। और इसीलिए बार बार आयुक्तालय की ओर से भी आपके लिए ये पत्र भेजा जाता है कि आप प्रत्येक छात्र का ईमेल आईडी क्रिएट करवाएं, और केवल क्रिएट ही ना करवाएं, उसे इस्तेमाल करने के लिए भी प्रेरित करें, उसे बाध्य करें कि वो उसे इस्तेमाल करे अपने ईमेल को। और ये सब हम शिक्षक ही मिल करके कर पाएंगे। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन पर नैक काम करता है। इसकी जो मैट्रिसेस हैं वो सारी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अक्रॉस क्राइटेरिया। 7 टोटल क्राइटेरिया होते हैं नैक में, चाहे वो UG कॉलेज हो चाहे PG कॉलेज हो। हम एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमस की नहीं। की इंडिकेटर्स UG PG के लिए अलग होते हैं। UG में 31 होते हैं, PG में 32 होंगे। क्वालिटेटिव मैट्रिसेस जो हैं जिनका की पीयर टीम आकर के रिव्यू करेगी, याद रखिए क्वालिटेटिव मैट्रिक्स के लिए भी डेटा पहले चला जाएगा SSR के साथ, लेकिन पीयर टीम आकर के उसको व्यक्तिगत रूप से चेक करती है। वो 35 हैं और 36 हैं PG कॉलेज में,
और क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स जो है वो 58 और 60 है यूजी पीजी में। तो कुल मिलाकर के यूजी कॉलेजेस में टोटल मैट्रिसेस जो है वो 93 हैं, जबकि पीजी कॉलेजेस में वो 96 मैट्रिसेस हैं, 96। अब हम आते हैं कि क्राइटेरियन वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये जो 7 क्राइटेरिया हैं हमारे, इसमें से आप देखिए पहला क्राइटेरिया है करिकुलर ऑस्पेक्ट्स। करिकुलर ऑस्पेक्ट्स में एक सेकेंड, करिकुलर ऑस्पेक्ट्स में 100 नंबर का होता है ये। इसके अंडर क्या क्या आता है इसकी हम डिटेल देख लेंगे बाद में। इसका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखिए टोटल जो मार्क्स होते हैं हमारी एसएसआर के वो 1000 होते हैं, और उस 1000 में जो डिस्ट्रीब्यूशन है करिकुलर ऑस्पेक्ट्स जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरियन है उसमें यूजी और पीजी दोनों के लिए 100 मार्क्स हैं। टीचिंग लर्निंग एवेल्युएशन ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि इसके सबसे अधिक नंबर होते हैं, 350 यूजी और 350 ही पीजी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारे लिए। रिसर्च इनोवेशन और एक्सटेंशन जो है ये यूजी पीजी में सिर्फ 10 नंबर का डिफरेंस है, 110 और 120। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज अगेन 100। स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन 140 यूजी के लिए, 130 पीजी के लिए। गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट अगेन दोनों के लिए 100 और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ये अगेन दोनों के लिए 100 है। टोटल मिलाएंगे हम तो ये 1000 का आपका पूरा सिस्टम बनेगा। हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारे अब एक एक क्राइटेरिया में ये किस तरह से इसकी सब मैट्रिक्स क्या क्या हैं, की इंडिकेटर्स हमारे क्या क्या हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया जो था हमारा करिकुलर ऑस्पेक्ट्स, इसमें पहला पॉइंट होता है करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। याद रखिए करिकुलम डिजाइनिंग हम नहीं करते हैं, वो यूनिवर्सिटीज का काम है या ऑटोनॉमस कॉलेजेस का काम है। तो चूंकि हम करिकुलम डिजाइन और डेवलपमेंट नहीं करते हैं, इस कारण से चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, लेकिन यदि वो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तो ये की इंडिकेटर हमारे पर लागू नहीं होता। इसकी बजाय हमारे पर जो लागू होता है वो होता है करिकुलर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। डिजाइनिंग कर दी यूनिवर्सिटी ने, अब उसकी हम प्लानिंग करके और इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये हमारा आउटलुक होता है, इसलिए इसके नंबर हैं। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम एनरिचमेंट, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बीओएस के और दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडीज के मेंबर्स होते हैं, वहां पर आप लोग करिकुलम को एनरिच कर सकते हैं। कौन कौन उसके मेंबर्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर मैट्रिक्स आ रही हैं। फीडबैक सिस्टम हम जो लेते हैं अपनी फैकल्टी से लेंगे, हम स्टूडेंट से लेंगे, हम उनके पेरेंट्स से लेंगे, बहुत सारी जगहों पर फीडबैक लिया जाता है। आप कितनी तरह से फीडबैक लेते हैं, किस किस का फीडबैक लेते हैं, उसका आप संधारण कैसे करते हैं, उस फीडबैक के आधार पर आप क्या एक्शन लेते हैं, ये सारी चीजें मिला करके हमारा फर्स्ट क्राइटेरियन क्रिएट करती हैं करिकुलर ऑस्पेक्ट्स का, जिसके की टोटल मार्क्स हैं 100। हम सेकंड क्राइटेरियन पर आए, टीचिंग लर्निंग एवेल्युएशन। इसमें हमारा स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल, स्टूडेंट्स किस प्रकार के हैं, कितना एनरोलमेंट है, हम कितनी डाइवर्स स्टूडेंट्स को हम केटर करते हैं। टीचिंग लर्निंग का हमारा प्रोसेस क्या है, क्योंकि याद रखिए ये हमारा एक बहुत अभिन्न अंग है। हमारा बेसिकली हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हम जो बैठे हैं, हमारा मुख्य काम ही यही है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। टीचिंग लर्निंग हमारा पहला काम है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में हम क्या क्या चीजों का यूज कर रहे हैं। टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी कैसी है हमारी, हमारे टीचर्स खुद कितने अपडेटेड हैं, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस और रिफॉर्म्स में हम क्या क्या करते हैं। अब अगर आप इसमें सोचें कि इवैल्यूएशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी का होता है, तो वाकई में फाइनल एनुअल एग्जाम्स में तो यूनिवर्सिटी का होता है, लेकिन हम इंटरनल एग्जाम्स भी लेते हैं। आयुक्तालय से पत्र आपको बार बार गए हैं, पिछले सत्र में भी गया था, उससे पहले भी, कि जब आपका महीने का अंतिम शनिवार है या अंतिम दिन जो है, उस दिन आप एक इंटरनल टेस्ट लेंगे। इस बात के लिए आपको बार बार निर्देशित किया जा रहा था। तो ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो आपने किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया है और उसको लेके क्या आपने रिफॉर्म्स किए हैं, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है, लर्निंग आउटकम क्या निकल रहा है, और स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, जो ऑनलाइन जाएगी स्टूडेंट्स को। जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ईमेल आईडीज क्रिएट कराने होते हैं और ये ऑनलाइन होती है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे। ये सारी चीजें इसी सेकंड क्राइटेरिया का पार्ट होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, मैं बार बार कह रही हूं, और ये 350 नंबर का हमारा क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया पर आते हैं हम, जिसमें प्रमोशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन पर बात की गई है। ये 110 और 120 का है ये। यहाँ पे प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड फैसिलिटीज, याद रखिए
ये कॉलेजेस में संभव नहीं होता। हम रिसर्च को प्रमोट नहीं करते और हम फैसिलिटीज भी उतनी नहीं प्रोवाइड करते। ये क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज पे लागू होता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम कैसे करते हैं, आपके स्टाफ को कितने कितने प्रोजेक्ट्स मिले हैं, आपने क्या उसके लिए कोई इनोवेटिव आपने इकोसिस्टम क्रिएट किया है, रिसर्च पब्लिकेशंस और अवार्ड्स आपकी फैकल्टी को कितने मिले हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अब देखिए, जैसे नेक्स्ट क्राइटेरिया है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी हमारा पार्ट नहीं है। सरकारी तंत्र में रह करके एफिलिएटेड कॉलेजेस में हम कंसल्टेंसी नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोलैबोरेशन हम कर सकते। ये सारी चीजें मिलाकर के आपके थर्ड क्राइटेरिया को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जिसमें यूजी के लिए 110 और पीजी के लिए 120 नंबर निर्धारित हैं। चौथा क्राइटेरिया है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। यहाँ पर हमारे हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात होती है। जो जनरल फिजिकल फैसिलिटीज हैं, लाइब्रेरी एज ए लर्निंग रिसोर्स, लाइब्रेरी पे बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम मेंटेनेंस कैसे करते हैं। हमारे सबके कॉलेजेस में एनएसएस की यूनिट्स होती हैं, जिनको हम समय समय पर हम उन स्वयंसेवकों से अपने कैंपस के लिए काम भी करवाते हैं। आनंदम के तहत भी आप लोग अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेते हैं। तो अपने कैंपस को आप कैसे मेंटेन करते हैं, उस कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो सारी चीजें आती हैं आपकी। जो 100 नंबर का हमारा क्राइटेरिया है नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। फिफ्थ क्राइटेरिया इज स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स को आप किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं, उनके प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन में याद रखिए, केवल ये अर्थ नहीं होता कि आप ही के महाविद्यालय में कितने बच्चों ने पीजी में एडमिशन लिया। आपके यहाँ तो निर्धारित सी सीट्स हैं। आपके यहाँ से बाहर निकल करके भी तो बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन करके और किसी दूसरे संस्थान में उन्होंने पीजी में एडमिशन लिया है। डेटा उनका भी रखना पड़ेगा हमें, तभी जाकर के हमें स्टूडेंट प्रोग्रेशन में हम कुछ अपना डेटा दिखा पाएंगे। अन्यथा यहाँ पर हम नॉर्मली हमारे कॉलेजेस बहुत चूक जाते हैं। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज एंड एलुमनाई एंगेजमेंट। एलुमनाई किसी भी संस्था के लिए, किसी भी उच्च शिक्षण संस्था के लिए एलुमनाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी हमारे यहाँ से पास आउट छात्र हैं, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक ये कमी है और अधिकतर कॉलेजेस में है कि हमारे यहाँ पर एलुमनाई का डेटा नहीं है। जबकि हम में से अधिकतर जो पुराने बड़े कॉलेजेस हैं, वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई होता है। हमारे बहुत अधिक बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर हैं। उसके अतिरिक्त भी डॉक्टर्स बने, टीचर्स बने, अलग अलग और पोस्ट पर गए, जहां पर भी उन्हें कोई भी सफलता अर्जित उन्होंने की है, हम उसका डेटा नहीं रख पाते। जबकि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा टैप रख पाते हैं कि कहाँ पे उनके बच्चे आगे बढ़ करके गए हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस स्थिति को सुधारने का आज से ही प्रयास करें। इसके बहुत तरीके हो सकते हैं। टीचर्स को आप ये काम बांट करके असाइन करिए, किसी भी एक व्यक्ति का काम नहीं है। एक बार आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू करिए, धीरे धीरे एक से दूसरा, दूसरे से 2 जने होंगे, वो अगले 20 जनों को जोड़ेंगे, उन 20 से फिर अगले और 40 जने जुड़ सकते हैं। इस तरह से वो संख्या अपने आप बढ़नी शुरू होगी। आप कॉलेजेस के फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, आप उनके इंस्टाग्राम पे आप क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने पुराने छात्रों से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। आप इस टाइप के प्रयास करेंगे तो निश्चित ही बहुत जल्दी आपके बहुत सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, और ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि जो हमारे पूर्व छात्र होते हैं वो बहुत लालायित होते हैं अपने महाविद्यालय से वापस जुड़ने के लिए। एलुमनाई के तौर पे वो जुड़ते हैं और अधिकांशतया वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट भी करते हैं अपने महाविद्यालय के अपलिफ्टमेंट में। तो इसलिए इस चीज को, इस फैसिलिटी को टैप करिए और एलुमनाई एंगेजमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक क्राइटेरिया हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम नॉर्मली बहुत लैकिंग होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा 6th क्राइटेरिया, जो अगेन 100 मार्क्स का है, एंड दैट इज गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल विजन एंड लीडरशिप। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल विजन एज सच हमारा, हम अगर कोई पूछा जाता है कि आपका विजन क्या है, तो हम कॉलेज के तौर पर वो विजन हम एकदम से नहीं बता पाते। इसके लिए 2 चीजें आपको करनी है। पहला काम, अभी हम 2-3 दिन के अंदर इससे रिलेटेड एक पत्र भी निकालेंगे। पहला काम जो हर महाविद्यालय को करना है, पुराने महाविद्यालयों में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जो अभी नए महाविद्यालय खुले हैं उन सबसे भी अनुरोध है,
अपने यहाँ एक IQAC का गठन करें, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, उसका गठन करिए आप। चाहे आपके स्टाफ में आप 2 ही जने अभी पदस्थापित हो, वहां पर कार्य व्यवस्थार्थी हो, जो भी स्थिति में है, लेकिन आप एक IQAC का गठन करिए। IQAC का प्रमुख कार्य जो होता है कि IQAC एक गाइडिंग बॉडी की तरह से काम करती है। वो साल के शुरुआत में मीटिंग करके ये निर्धारित करती है कि इस सत्र में कॉलेज की बेहतरी के लिए हमें क्या क्या कार्य करने प्रस्तावित हैं। वो अपनी एक मीटिंग करके उसके मिनट्स में वो लेती है कि वो क्या क्या कार्य करना चाहेगी। जब एक उसने विजन क्रिएट कर लिया, उस विजन के बेसिस पर फिर आगे कार्य होना जो टारगेट्स उसने निर्धारित किए थे, वो टारगेट्स पे वो कितना काम कर पाई, तो उसे स्वयं को अपनी वीकनेसेस समझ में आनी शुरू होंगी कि कहाँ पे क्या कमी रह गई जिससे वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए। तो ये जो विजन है, ये इंस्टीट्यूशनल विजन जो है, ये आपके वेब पेज पर जरूर आना चाहिए। समस्या ये होती है कि हम कॉलेजेस से जब SSR मंगाते हैं SLQAC द्वारा उसको जज करवाने के लिए, उसको असेस करवाने के लिए, तो उस SSR में तो कॉलेजेस बहुत लंबा चौड़ा विजन लिखते हैं, लेकिन जब हम उस विजन को उनके कॉलेज के वेब पेज पर देखते हैं तो वहां नहीं दिखता प्लीज मुझे भी बात का जवाब देने दो। क्या बोला? प्लीज माइक्स म्यूट करें। ऐसा नहीं। तो इस तरह से आप लोगों को एक IQAC, मैं पुनः आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि एक IQAC का गठन आप सब लोग अपने अपने कॉलेज में अवश्य करें। स्ट्रैटेजिकली डेवलपमेंट को एक प्लान करें, फैकल्टी को कैसे एम्पावर किया जाता है, कैसे कितने आप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं, कितनी ट्रेनिंग्स कराते हैं इंटरनली, ये सब चीजें उसमें मायने रखेंगी आपकी। तो इन सब चीजों को आपको बहुत ध्यान देना होगा। और लास्ट में आता है हमारा 7th क्राइटेरियन, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। यहाँ पर आती हैं जो भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो आपने एक अपना इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस है, जो आपका एक अलग से आपकी पहचान है आपके महाविद्यालय की, या क्या क्या जो भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने एम्प्लॉय करी हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देनी होती हैं। और इस सब के आपके कुल मिलाकर के 100 मार्क्स होते हैं। इन टोटालिटी 7 क्राइटेरिया के मिलाकर के टोटल 1000 नंबर होते हैं। याद रखिए, ये जो 1000 नंबर हैं, इसमें ऑप्ट आउट मैट्रिसेस अभी हमने माइनस नहीं करी हैं। आप जब SSR भरने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऑप्ट आउट मैट्रिसेस का भी प्रावधान होता है। उस पर हम अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड कर जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं RAF का। जो RAF मतलब जो रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क है, उसका जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरी, अभी इस चार्ट के जरिए मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है वो आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले आपको अपना HEI का रजिस्ट्रेशन कराना होगा NAAC के पोर्टल पे जाकर के। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन आप अभी करा लें अपना। रजिस्ट्रेशन कराने का अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अभी अपनी IIQA भी भर रहे हैं। IIQA इज व्हाट? इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट। ये तब भरी जाती है जब आपकी SSR बिल्कुल रेडी है अपलोड करने के लिए। ये आप बाद में कभी भी भर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जिससे NAAC के पोर्टल पर आपको एक ईमेल आईडी क्रिएट हो जाए, ईमेल आईडी पासवर्ड आपको एक मिल जाए वहां पर, और फिर आप उसी पर ही उससे बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट IIQA आप जब भरते हैं, IIQA भरने के बाद 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो आपकी IIQA एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी। यदि वो आपकी IIQA रिजेक्ट हो जाए, बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण वो रिजेक्ट हो सकती है। यदि वो आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो IIQA भरते समय जो आपकी फीस थी वो उसी एक कैलेंडर ईयर में आप 2 बार और भर सकते हैं उसी फीस के साथ। लेकिन अगर आपने वो नहीं करा उस कैलेंडर ईयर में तो फिर आपकी फीस दोबारा लगेगी। तो इसलिए याद रखिए, ये IIQA भरने का काम हम बिल्कुल एंड में, जब हम हर तरह से निश्चिंत हो लेते हैं कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, तब हम ये IIQA भरते हैं। यदि आपकी IIQA रिजेक्ट हुई तो आप पुनः IIQA भरेंगे। यदि आपकी एक्सेप्ट हो गई है तो उसके बाद
IIQA एक्सेप्ट होने के 30 से 45 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी SSR जो है, जो सेल्फ स्टडी रिपोर्ट है, वो आपको भर के अपलोड कर देनी होती है। NAAC के पोर्टल पर ही भरी जाएगी, ये कहीं आपको भर के मेल नहीं करनी है, कहीं हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। NAAC का जो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको एक डेडिकेटेड पोर्टल खुल जाता है, उस पोर्टल पर ही आपके IIQA भी भरा जाएगा और SSR भी भरी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि IIQA भरने के अगर वो आपकी एक्सेप्ट हो गई तो एक्सेप्टेंस से 30 से 45 दिन के अंदर अंदर ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट जो होगा, वो सारा डॉक्यूमेंट और उसके जितने डेटा टेम्पलेट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सबके सब उस 1 से 1.5 महीने के बीच में आपको भर देने होंगे। जैसे ही आपकी SSR अपलोड आप करेंगे, 2 पैरेलल प्रोसेसेस शुरू हो जाएंगे NAAC की तरफ से। पहला प्रोसेस शुरू हो जाएगा डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन का, और दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का। पहला प्रोसेस जो है DVV वाला, वो एक थर्ड पार्टी के द्वारा होगा, और स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे जो SSS है, वो NAAC अपने लेवल पे ईमेल भेजेगा बच्चों को। वो नहीं बताएगा आपको कि उसने किन बच्चों को भेजी है वो ईमेल, वो बच्चों को ईमेल भेजेगा, उनको एक फीडबैक फॉर्म भेजेगा। वो फीडबैक फॉर्म वैसे NAAC की साइट पर डला हुआ है, वो पहले से उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि हम ये फीडबैक फॉर्म भेजते हैं। आप चाहें तो आप अपने महाविद्यालय का जब फीडबैक फॉर्म डिजाइन करें तो उन 20 ऑब्जेक्टिव हैं और 1 सब्जेक्टिव है, इस टाइप के 20 वो और +1 21 सवालों को आप अपने फीडबैक फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करते हुए आप पहले से ही बच्चों को उस हिसाब से ही ट्रेनिंग देना शुरू करें। तो SSR के अपलोड होते ही आपके 2 प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, DVV और स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे। DVV होगी, उसमें आपका जो थर्ड पार्टी है वो आपसे कुछ क्वेरीज रेज करेगी, आपसे किसी चीज का प्रूफ मांगेगी। आप जब उसको वो प्रूफ प्रोवाइड करा देंगे, उसका एक निश्चित समय होता है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना होता है। यदि आप वो क्वेरीज नहीं रिजॉल्व करते तो आपकी पोजीशन वापस से सांप सीढ़ी वाली तरह से IIQA पे आप पहुंच जाएंगे। आप उसको रिजॉल्व कर देंगे तो आपकी जो SSR अल्टीमेटली जब DVV से क्लियर हो जाएगी तो आपको अपनी अपडेटेड SSR बनानी होगी। ये यहाँ पे कोई जना है जो शायद स्क्रीन शेयर करके उस पे मार्किंग्स कर रहा है, प्लीज जो भी है उसको मना करें, स्क्रीन में प्रॉब्लम आती है उससे। ये आप जब अपनी SSR अपडेटेड अपने पोर्टल पे, अपने वेब पेज पर जब आप कर देंगे, तब आपको, यदि आप अपने DVV के हिसाब से 30% को क्वालिफाई कर लेते हैं, याद रखिए इस 30% में स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे अभी शामिल नहीं है। अगर DVV की तरफ से आपको 30% का वेरिफिकेशन का मिल गया है एक थम्स अप, तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आप प्री क्वालिफाई कर गए हैं। यदि आप प्री क्वालिफाई कर गए हैं तब तो ठीक, और यदि आप नहीं कर गए हैं तो ये देखिए जो मैंने आपसे कहा था, आप वापस से वो सांप सीढ़ी के खेल की तरह से IIQA वाली स्टेज पर पहुंच जाएंगे। यदि आप DVV की तरफ से 30% में प्री क्वालिफाई नहीं करें तो आप IIQA वाली स्टेज पर पहुंच जाएंगे। यदि अगर आप क्लियर कर गए हैं तो फिर आपके यहाँ पर पीयर टीम की विजिट होगी। उसके लिए आपको अलग से पूरा बताया जाएगा, 3 दिन पहले आपके पास आएगा कि कौन कौन आ रहा है, वो एक पूरा अलग इशू है। पीयर टीम की विजिट होगी, पीयर टीम जब अपनी विजिट कर लेगी उसके बाद फिर आपकी जो DVV की तरफ से अपडेटेड SSR के आधार पर जो उन्होंने आपको मार्क्स प्रोवाइड किए हैं, जो पीयर टीम ने अपने क्वालिटेटिव मैट्रिक्स के आधार पर, आपने क्वालिटेटिव मैट्रिक्स का डेटा पहले SSR में भेजा था, DVV ने जो चेक किया है वो केवल अभी 70% डेटा का वेरिफिकेशन किया है, बचे हुए 30% डेटा का वेरिफिकेशन पीयर टीम करती है। और ये पीयर टीम हो सकता है आपने जो 30% बोला है उस 30% में से कुछ नंबर वो काट लें, यदि आपकी तैयारी आपके यहाँ पर उनको उस तरह से समान नहीं मिला। अगर उन्हें लगा कि जो चीजें आपने कोट करी हैं, जो चीजें आपने मेंशन करी हैं, वो चीजें आपके पास नहीं है, तो वो उसमें 30% में से नंबर काट लेंगे आपके। तो पीयर टीम के नंबर, आपके DVV पार्टनर के नंबर और आपके स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे की तरफ से जो मार्क्स आए हैं, उन सब के आधार पर, मतलब आपकी क्वालिटेटिव मैट्रिक्स और आपकी क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स, इन दोनों को मिला करके और फिर अल्टीमेटली आपके CGPA कैलकुलेट होगा और फिर आपको एक ग्रेड प्रदान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आपका पूरा रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क का एक फ्लो चार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक।
ये देखिए, अब रजिस्टर हम एक एक प्रोसेस पे बहुत फुर्ती से आते हैं। HEI का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पर जो HEI है, HEI याद रखिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है। अगर ये पहली बार भर रहा है, मतलब किसी भी साइकिल में अभी तक नहीं गया है, तो सीधा सीधा इसका HEI एक्टिवेशन हो जाता है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स इसको मिल जाते हैं। अगर इसकी पहले कोई साइकिल हो चुकी है, मतलब ये सेकंड या उसके बाद की किसी साइकिल में जा रहा है, तो ये जब अपना एक्रेडिटेशन की इंफॉर्मेशन भरेगा रजिस्ट्रेशन पे, तो NAC पहले उसको वेरीफाई करता है कि जो इसने सूचना भरी है वो सही है कि नहीं, और वेरिफिकेशन के बाद फिर ये एक्टिवेट करेगा आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को, और उसके बाद जो HEI है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो अपने उस पोर्टल को एक्सेस कर पाएगा, और उसी पोर्टल के सहारे ही फिर आगे कोई भी काम हो पाता है। IIQA का जो सिस्टम है, उसमें बेसिकली IIQA कब भरना होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, कि जब या तो वो पहली बार जा रहा है अगर फर्स्ट साइकिल के लिए है, या फिर अगर वो ऑलरेडी एक्रेडिटेड है तो उसकी जो वैलिडिटी है, वो वैलिडिटी समाप्त होने से 6 महीने पूर्व वो जा सकता है। हालांकि राजस्थान में हमें अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं मिला है जो वैलिडिटी समाप्त होने से पूर्व जिसने अप्लाई कर दिया हो। नियमानुसार उन्हें करना चाहिए, पर दुखद स्थिति ये है कि यहाँ पर हमें बहुत बार कहना पड़ता है, उसके बाद कॉलेज उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ करता है। तो याद रखिए, आप जैसे ही आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने की स्थिति आने लगे, तो उसके समाप्ति से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड। IIQA भरते समय आपकी जो कुछ मुख्य सूचनाएं आपको चाहिए: रीसेंट एफिलिएशन लेटर फ्रॉम द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी फॉर द करंट ईयर। अब जैसे हमारा GCA है, इतना पुराना एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है, इसके जितने भी इसके एफिलिएशन के जो भी इसके कागजात हैं, वो आज से बहुत पुराने होंगे, लेकिन अब ये जब भी नए इसमें रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क में ये NAC के लिए प्रोसीड करेंगे, तो मान लीजिए ये 2022 में प्रोसीड करते हैं अगर, तो इन्हें 2022 में पुनः MDS यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन का लेटर लेना पड़ेगा। ये पुराना लेटर नहीं लगा सकते। MDS यूनिवर्सिटी से इन्हें 2022 का ही लेटर लेना पड़ेगा कि निम्नानुसार निम्न जो कोर्सेज हैं ये सारे के सारे परमानेंट एफिलिएशन सिंस द डेट दे वर परमानेंटली एफिलिएटेड, तब से ये परमानेंट एफिलिएशन के साथ चल रहे हैं, लेकिन लेटर की डेट उस दिन की होनी चाहिए या रादर उस साल की होनी चाहिए। तो ये अर्थ होता है कि जब हम कहते हैं कि रीसेंट एफिलिएशन लेटर फ्रॉम द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी फॉर द करंट ईयर, ताकि ये पता चले कि वो आज दिन तक भी वैलिड है कि नहीं है उसका परमानेंट एफिलिएशन। SRA अप्रूवल, SRA स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो हमारे केसेस में नॉर्मली UGC होती है, और अगर जो हमारे लॉ कॉलेजेस हैं तो उनमें BCI होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बाकी AICTE या फार्मास्यूटिकल जो बॉडी है, ये सारी हमारे ऊपर लागू नहीं हो रही हैं। हमारी UGC और BCI ये 2 कॉलेजेस हमारे अंडर चलते हैं। यहाँ से जो हमें अप्रूवल मिली है उसके लेटर्स हमें लगाने होते हैं, एकेडमिक डिटेल्स हमें भरनी होती है। AISHE का हमें लास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप जिस भी साल में आप NAC के लिए जा रहे हैं, तो IIQA भरते समय उस साल पे जो लागू हो रहा है वो AISHE सर्टिफिकेट, लास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, जिससे ये सर्टिफाई हो जाए कि आप AISHE में रेगुलरली भरते हैं अपना डेटा, और NAC जो है वो आपका डेटा AISHE से भी उठाता है। इसीलिए हम बार बार एक ही बात को दोहराते हैं कि आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन पे जो डेटा है, वो आपकी AQAR का डेटा, आपका कॉलेज स्टैटिस्टिकल डेटा बुकलेट का डेटा और आपकी SSR का डेटा, ये 4 जगहों पर डेटा कभी भी मिसमैच मत होने दीजिएगा। नए कॉलेजेस खासतौर पर इस बात का ध्यान रखें कि वो शुरुआत से ही इस परंपरा को निभा लें कि कहीं पर भी डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। अधिकांशतया हमारे महाविद्यालयों में एक समस्या होती है कि AISHE पे नोडल ऑफिसर कोई अलग होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा बुकलेट कोई और भर रहा होता है, हमारी AQAR एक अलग टीम करती है और SSR बिल्कुल ही एक अलग जना तैयार करता है, और आपस में उन सबका कोई भी कोऑर्डिनेशन उतना अधिक नहीं हो पाता। स्पेशली जो बड़े महाविद्यालय हैं वहां पर ये समस्या अधिक पाई जाती है। तो प्लीज अब इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। डेटा मिसमैच होते ही आपको डेटा वैलिडेशन वेरिफिकेशन जो DVV प्रोसेस है, वहां पे बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपके इंस्टीट्यूट की जो वेब पेज है, हमारे यहाँ वेबसाइट नहीं होती, वेब पेज होता है, वो फंक्शनल होना चाहिए, और याद रखिए वो लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए।
हमारा वेब पेज लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए। यदि आप में से किसी को भी भरी हुई सैंपल IIQA देखनी है तो NAAC की वेबसाइट पर सब दिया हुआ है, वहां पर सारे सैंपल्स दिए हुए हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं। आप लोग प्लीज NAAC की वेबसाइट को विजिट करें। एक नियम बना लें, जैसे हम हमारे स्टूडेंट से कहते हैं कि वो कॉलेज का नोटिस बोर्ड देखा करें, इसी तरह से आप लोग एक नियम बना लें कि NAAC की वेबसाइट को आप लोग बहुत रेगुलरली विजिट करेंगे और जो कुछ भी नया है, बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, जो कुछ भी नया है उसको आप अंगीकार करें। नेक्स्ट हम आते हैं IIQA का एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको अपने बेसिक इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी आपको देखनी होती है। आपको अपना अफिलिएशन या SRA कंप्लायंस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होता है। इसमें आपको जो भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनके द्वारा सपोर्ट करते हुए आपको अपने एकेडमिक डेटा इनपुट देने होते हैं, जिसमें रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ आता है। यहाँ पर आपको फीस भरनी होती है और याद रखिए ये जो आपकी फीस है ये 1 साल में 3 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये स्थिति तब आती है जब आपकी IIQA रिजेक्ट हो जाए, तब आपको ये वाला ऑप्शन लेना होता है। पर हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी IIQA रिजेक्ट ना हो। उसके बाद फिर HEI डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, और उस वेरिफिकेशन के बाद यदि वो एक्सेप्ट नहीं होती है तो हमें IIQA वापस से अपनी रीसबमिट करनी पड़ती है, और यदि वो एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर हम जाते हैं अपना SSR भरने पर। तो सबसे पहली स्टेज जो थी हमारी IIQA की वो इस तरह से होती है, आप भरते जाइए। अगर वो रिजेक्ट हो जाएगी, जो कि होनी नहीं चाहिए, तो फिर आपको वापस भरनी पड़ेगी, अन्यथा एक्सेप्ट होते ही वो आपसे, हो सकता है आप जब IIQA भरें तो वो आपसे कुछ क्वेरीज रेज करेंगे, आप उनका सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दें, उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप मुहैया करा दें, तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं होती कि आपकी IIQA रिजेक्ट हो। बहुत अपवाद स्वरूप होता है जब IIQA रिजेक्ट होती है, तो कृपया इन सब चीजों का याद रखिए। आप लोग IIQA एक्सेप्ट हो जाएगी और IIQA एक्सेप्ट होने के 30 से 45 दिन, जैसा पहले भी बताया, आपको अपनी SSR भर देनी होती है। यह है हमारा SSR का सबमिशन प्रोसेस। डेटा कैप्चर करते हैं आप, सारा मैट्रिक रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने देते हैं, NAAC के जो टेम्पलेट्स हैं वो सारा आप भरते हैं, और करके ये सारी चीजें भर करके और आप अपनी SSR को वहां पर अपलोड करते हैं। SSR की पहली फीस जमा होती है, नॉन एप्लीकेबल मैट्रिसेस को आप चुनते हैं, और उसके बाद फिर आपका DVV प्रोसेस शुरू होता है। साथ साथ SSS प्रोसेस क्या था आपका, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे जो था वो शुरू होता है, और साथ ही आपने इन्फिलनेट का डेटा भरा है तो वहां से बिब्लियोमेट्रिक डेटा आपका कलेक्शन प्रारंभ करता है DVV। तो ये 3 प्रोसेसेस एक साथ प्रारंभ होते हैं, और उसके बाद फिर जहां पर भी जो भी डिविएशन पाया जाता है DVV आपको वो सूचित करता है, और उनको सूचित करने वो उनसे जो सूचना प्राप्त होती है 15 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करके आपको एक अपडेटेड अपना SSR अपलोड करना होता है। सो SSR इज अपडेटेड विद इनपुट्स फ्रॉम DVV, SSS एंड इन्फिलनेट। ये हमारा पूरा SSR का सबमिशन का प्रोसेस होता है। फिर हम आते हैं अपना, ये देखिए, ये इस तरह से अब हमारा DVV काम करेगा। Reviews all the data input by HEI based on the supporting data uploaded। आपने जो डेटा भरा है उसके आधार पर DVV होता यह है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम जो बार बार आपसे कह रहे हैं कि DVV आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा DVV का। और DVV का ध्यान रखने का अर्थ है कि जो आप डेटा अपना भर रहे हैं वो डेटा आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, और बड़ा डॉक्यूमेंट बनाते समय चूंकि वो एक दिन का काम नहीं है और एक जने का भी काम नहीं है, इसलिए वहां पे कई बार मिसमैच हो जाता है डेटा। आपने अगर 100 पन्ने का, 200 पन्ने, 1000 पन्ने का अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा डेटा मिसमैच होता है, एक ही चीज का डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे मेल नहीं खाता। लेकिन चूंकि ये सिस्टम जनरेटेड पूरा DVV प्रोसेस होता है, तो DVV पार्टनर्स जो हैं वो उस डिविएशन को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद फिर उसकी डिविएशन रिपोर्ट सबमिट करते हैं HEI को। साथ में वो कुछ एक प्रूफ्स भी मांगते हैं। अगर आपका यहाँ पर आपने उनको 15 दिन के अंदर नहीं, आपने अपना कोई भी उनको आपने सबमिट नहीं किए अपने डॉक्यूमेंट्स, या आपने अगर उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं किया, तो वो आपको वापस से NAAC के पास भेज देंगे और आपको फिर से पूरी प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ेगी। इसलिए DVV क्वेरीज को रिजॉल्व करना बहुत आवश्यक होता है। यदि HEI जो है अपना वो क्लैरिफिकेशन रिस्पॉन्सेस दे देता है DVV को, तो उसके बाद फिर
आपका डीवीवी जो है वो उसको वापस से वेरीफाई करना शुरू करता है। एक और पार्टनर उसमें इंक्लूड होता है और सेकंड पार्टनर जब उसको वेरीफाई कर लेता है, जब उसको पूरा चेक कर लेता है और उसके बाद फिर फाइनल डीवीवी रिपोर्ट आपकी सबमिट होती है नैक के पास, और जिसमें आपका पुरानी वैल्यूज और नए इनपुट्स और मेट्रिक वैल्यूज ये सारी चीजें सबमिट होती हैं। उसमें ये बताया जाता है कि आपने जो डेटा भरा था उसमें कितना % डिविएशन आया है, ये सारी की सारी चीजें उसमें वो रिपोर्टिंग करता है। और उसके बाद फिर आपके पास आता है कि आपने प्री क्वालिफाई किया या नहीं किया। नेक्स्ट हम आते हैं इसी चीज का, जब हम देखें तो इतना सारे चीज का जो डीवीवी जो पूरा प्रक्रिया होती है ये क्यों की जा रही है? इट हेल्प्स NAAC ensure correctness of the data captured during the SSR process. It's an external agency to partner validate the claims made by an institution. आपने बहुत सारे क्लेम्स किए हैं, आपने बहुत सारा डेटा भरा है, लेकिन वो एक्चुअली सही है कि नहीं है ये उसको वैलिडेट करता है। ये प्लीज कोई जना यहाँ पर अपने स्क्रीन पे कुछ शायद लिखने का प्रयास कर रहे हैं या जो भी हैं उनको प्लीज मना करें, स्क्रीन पे तरह तरह की लाइनें खींचने लग गई हैं। डेटा शीट्स फॉर वेरियस मैट्रिसेस ये उनको रिजॉल्व करता है। एक्सटर्नल सोर्सेस से डेटा उठाता है, जैसा अभी आपको बताया AISHE से, आपकी कॉलेज की वेबसाइट से, UGC से, MHRD से, आपकी जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, एक हो सकती है, 2 हो सकती हैं, उन यूनिवर्सिटीज से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज का आपने हवाला दिया है वहां सब तरफ से ये डेटा उठा करके और उसको वैलिडेट करना प्रयास करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं आपको बार बार कि कहीं पर भी आपके डेटा में मिसमैच नहीं होना चाहिए, अन्यथा डीवीवी की क्वेरीज बहुत सारी आ जाएंगी। एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, रिसर्च का सारा डेटा, इन्फ्लिबनेट का डेटा, ये सब तरफ से आपका डेटा उठाता है और ऑन साइट वैलिडेशन नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कुछ भी भर दिया लेकिन जब आएंगे तब हम उनका ठीक करवा देंगे, ये सिस्टम खत्म हो चुका है। डीवीवी का जो काम है, जो 70% डेटा का जो वो वैलिडेशन कर रहे हैं, उसका ऑन साइट डेटा से कोई संबंध नहीं है, ये सिस्टम जनरेटेड है, ये कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा और इसलिए जो डेटा आप एक बार भर देते हैं वो फाइनल हो जाता है। इसीलिए आपको बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि प्लीज डेटा भरते समय बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स पर चल रहा है। फिर हम आते हैं स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे पे। ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ SSR मैट्रिक्स जो है, सेकंड मैट्रिक में अगर आपने ध्यान दिया हो, सेकंड क्राइटेरिया जो था हमारा, उसमें 2.7 जो था वो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे के बारे में बात करता है। दिस मैट्रिक सीक्स फॉर करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट्स डिटेल्स अलोंग विद देयर ईमेल एड्रेसेस। आपसे ईमेल एड्रेस मांगी जाएगी जब आप अपना ईमेल, आप अपना SSR भरेंगे, उसके साथ आपको एक पूरा एक्सेल शीट अलग से प्रोवाइड की जाती है। उसमें आपको हर स्टूडेंट की रिकमेंडेड ये है कि आप 100% स्टूडेंट्स की ईमेल और यूनिक ईमेल होनी चाहिए, याद रखें। यदि आपकी ईमेल आपने डुप्लीकेट किसी भी 2 बच्चों की एक जैसी ईमेल लिख दी तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए इट शुड बी अ यूनिक ईमेल आईडी। हर बच्चे की वो एक ईमेल आईडी जाती है और उससे वो उसको वहां पर ही वो अपना सवाल पूछेंगे। सर्वे विल नॉट बिगिन इफ एटलीस्ट 60% और मोर डिटेल्स आर नॉट प्रोवाइडेड। यहाँ पे ये कहते हैं कि कम से कम 60% हो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 100% की डिटेल भरिए ताकि आपको ज्यादा आसानी हो। वहां पर अल्टीमेटली जब आपके बच्चों के पास फीडबैक फॉर्म पहुंचेगा तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप 100% स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी क्रिएट करा के और उसको यहाँ पर आप भरें। 30% स्टूडेंट्स के पास शुरुआत में सर्वे के लिए लिंक जाएगा, वो सर्वे उनको कंप्लीट करना होता है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, और उसके बाद फिर यदि वो एक निश्चित संख्या में कर देंगे, कॉलेजेस के केस में वो संख्या 100 होगी, कम से कम 100 बच्चों का यदि उन्हें फीडबैक मिल गया, कम से कम 100 का, तब जाकर के वो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। अन्यथा जो 2.7.1 वाला जो मैट्रिक्स है उसमें आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा। इसलिए, और वो 0 नंबर का ये अर्थ मत समझिएगा आपको केवल एक क्राइटेरिया में नंबर 0 मिल गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे अगर आपका सही नहीं कंप्लीट हो पाया तो मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर। दिस हैपेंस पैरेलल टू डीवीवी बट इट्स नॉट इंक्लूडेड फॉर प्री क्वालिफिकेशन।
जो हम कहते हैं कि 30% रिक्वायर्ड होता है डीवीवी की तरफ से प्री क्वालिफिकेशन के लिए, उस 30% में आपका स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का डेटा शामिल नहीं है। ये है हमारा स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का प्रोसेस। यहाँ पर ये 30% ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ये शुरू करता है, एक्टिवेशन लिंक भेजता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड ये है कि वो लॉगिन करेंगे और सर्वे का रिस्पांस देंगे। उस रिस्पांस को आपको, जो आपका HEI पोर्टल पर जो एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड आपके लिए खुला है, वहां पर आपको दिखता रहेगा कि कितने % बच्चों ने अभी तक आपके कर दिया है। इसमें वहां पर आपको परसेंटेज दिखती रहेगी कि कितने % बच्चे अभी तक इस पे रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। तो ये बेसिकली आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके अभी 10% बच्चों का नहीं हो पाया है तो कृपया बच्चों से व्यक्तिगत संपर्क करके और वो डेटा आप भरवाना शुरू करें। वो जो सर्वे रिस्पॉन्स है वो उनके ईमेल आईडी से ही जाएगी, उसको आप भरवाना शुरू करें। अगर एक बार में नहीं भरता है तो एक आध बार नेक उसको भेजेगा स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे के लिए, और उसके बाद एक निश्चित समय बाद वो सर्वे क्लोज हो जाएगा। और सर्वे क्लोज होकर के जितने स्टूडेंट्स ने उस पे अपना सर्वे का रिपोर्ट डाला है, सर्वे का रिस्पॉन्स डाला है, उसके आधार पर और उन्होंने जो रिस्पॉन्स डाला है उस रिस्पॉन्स के आधार पर, उनकी संख्या और उनके रिस्पॉन्स के आधार पर एक मेट्रिक वैल्यू क्रिएट की जाएगी जो अल्टीमेटली आपके उसमें पूरे मार्क्स को ऐड करेगी। इसमें से लास्ट होती है इस पूरी प्रक्रिया में, यदि आप पूरा सफल होते चले जाते हैं तो लास्ट में होती है जिसमें 3 मेंबर्स की टीम आती है। 50% डिपार्टमेंट्स को वो लोग विजिट करते हैं। 50% में से याद रखिए आपकी तरफ से केवल आप 25% डिपार्टमेंट्स अपने आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं जो आपके बेस्ट डिपार्टमेंट्स हों। हर कॉलेज के कुछ बेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं और कहीं पे थोड़ी सी वीकनेस होती है, तो जो आपके बेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो 25% में उनको कवर करिए और 25% वो अपने हिसाब से चुनेंगे। वो एट रैंडम कोई भी डिपार्टमेंट चुन सकते हैं। तो इसलिए सही तरीका तो यह है कि आपका हर डिपार्टमेंट इक्वली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो 50% डिपार्टमेंट्स को वो लोग फिजिकली विजिट करेंगे। और याद रखिए कि ये जो टीम है आपकी, ये केवल आपके क्वालिटेटिव मैट्रिक्स को चेक करेगी, ये क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स नहीं चेक करेगी। तो अगर आप ये सोचें कि पीयर टीम के सामने आप अपने जो डीवीवी से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज आए थे उसको आप यहाँ पर रिजॉल्व कर लेंगे, वो संभव नहीं है। डेटा नहीं चेंज होगा, सिर्फ वो आपकी क्वालिटेटिव मैट्रिक्स को चेक करने के लिए आते हैं। यदि आपका एक बार एक्रेडिटेशन हो गया तो उस एक्रेडिटेशन के बाद आपसे जो अपेक्षाएं होती हैं कि आप हर वर्ष अपनी AQAR एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट आप भरेंगे। इसका पर्पस ये होता है कि नैक ने आपको जो एक बेंचमार्क बना दिया है, उस बेंचमार्क के आधार पर आप कितना काम कर पा रहे हैं उस चीज को लेते हुए आप अपनी AQAR हर साल भरेंगे। और IQAC टू बी अ फंक्शनल बॉडी एड्रेसिंग द गैप्स मेंशन्ड इन द एक्रेडिटेशन आउटकम डॉक्यूमेंट। IQAC जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी, नैक के डॉक्यूमेंट के अनुसार, नैक की गाइडलाइंस के अनुसार IQAC शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एटलीस्ट 1 साइकिल ऑफ एक्रेडिटेशन। लेकिन हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है, जैसा पहले भी आपसे कहा, कि आप पहले साल से ही IQAC बना लीजिए। आप एक्रेडिटेशन का इंतजार मत करिए। कम से कम एक्रेडिटेशन के बाद तो वो आपसे, नैक आपसे अपेक्षा रखती है कि आपकी IQAC फंक्शनल होनी चाहिए। और उस IQAC का मुख्य काम क्या रहेगा कि जो उन्होंने आपको एक्रेडिटेशन आउटकम डॉक्यूमेंट दिया है, पूरा डिटेल वो आपको एक रिपोर्ट आएगी आपके पास एक्रेडिटेशन के बाद, जिसमें वो आपको बताएंगे कि क्या आपकी स्ट्रेंथ थी, क्या आपकी वीकनेस थी, किस किस चीज पर आपको कार्य करना है। तो वो जितने गैप्स बताएंगे उन गैप्स पर आपने क्या क्या काम किया, और वो सारी आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट्स वहां पर देनी होंगी। इस जो हमारा नया एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क है, इसके बहुत सारे चैलेंजेस जो नॉर्मली हम कॉलेजेस में अपना फेस कर रहे हैं, वो क्या क्या हैं? हमारे पास एविडेंस नहीं है। कॉलेजेस में एक बहुत बड़ी समस्या जो हमें देखने को मिल रही है कि एविडेंस उनके पास नहीं होता। कई बार कॉलेजेस हमसे कहते हैं कि हमने कोई एक एक्टिविटी कराई थी, लेकिन उस एक्टिविटी का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो प्रयास ये करें कि पिछला तो जो है वो आपको उसको ढूंढना ही पड़ेगा उस एविडेंस को, लेकिन अब आप जो भी काम करवा रहे हैं उसके आपने जो नोटिसेस निकाले, अगर कोई मीटिंग करी तो उसके मीटिंग मिनट्स हैं, उसकी फोटोग्राफ्स हैं, उसका प्रेस रिलीज है, ये सारी चीजें आप एज एविडेंस रखना शुरू करिए, अन्यथा आपको समस्या आएगी बाद में।
हमारी राजस्थान में विशेष तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम ये कंप्लीट आईसीटी ड्रिवन अप्रोच के लिए तैयार नहीं है। कुछ हमें रिजिडिटी है, कुछ हमारी अनभिज्ञता है, हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं और कुछ हम समझना चाह भी नहीं रहे, ये भी वास्तविकता है। लेकिन आवश्यकता यह है कि अब चूंकि ये कंप्लीटली आईसीटी ड्रिवन प्रोसेस है, इस वजह से हम सबके सब, कोई भी हम में से, हम सब उच्च शिक्षा में पढ़ाते हुए, हम सब आप सब लोग विद्वान साथी हैं, प्लीज ये अप्रोच ना रखें कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। नहीं, अगर हम उस बहुत कम पेमेंट वाले कंप्यूटर ऑपरेटर से हम काम करवा सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। जितना अच्छे से हम अपने इंस्टीट्यूट के लिए कर पाएंगे, विश्वास रखिए उतना अच्छे से कोई और नहीं कर पाएगा। तो ये जो हमारी एक रिजिडिटी है और अनप्रिपेयर्डनेस है फॉर कंप्लीटली आईसीटी ड्रिवन अप्रोच, ये हमें एक थोड़ी तकलीफ दे रही है और इसी वजह से हमें टाइम बहुत ओवररन हो जाता है। बहुत सारे महाविद्यालय ऐसे हैं पूरे राजस्थान में जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो काम आगे नहीं कर पा रहे। कई बार करना चाह भी रहे हैं तो भी नहीं कर पा रहे, इन्हीं सब रीजंस की वजह से कि कई बार हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस नहीं है और हमारे पास आईसीटी ड्रिवन टेक्नोलॉजी में हम बहुत पुअर हैं। इसलिए ये सारी चीजों की हमें एक हैंडीकैप मिलता है। आईसीटी इश्यूज में क्या क्या है? लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस इन आईसीटी कल्चर अमंगस्ट फैकल्टी मेंबर्स ऑफ HEI। ये मैं केवल HEI नहीं कहूंगी, मैं बहुत ब्लंट होकर कह रही हूँ, ये जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स में जो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस है और आईसीटी कल्चर हम में नहीं है, उसी का नतीजा है रेजिस्टेंस फॉर चेंज फ्रॉम स्टेक होल्डर्स टू कंप्लीट ट्रांजिशन टू आईसीटी बेस्ड डेटा ड्रिवन मॉडल। हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अब जमाना आईसीटी का ही है, हमें करना ही इसी पर ही पड़ेगा। चाहे अब आप पिछले 1.5 साल से आप सब लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स बना करके डाल रहे हैं, ये सारी आईसीटी ड्रिवन ही हैं चीजें। तो इसलिए प्लीज ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आप समाप्त करें, जिससे हमारी ये जो टाइमलाइंस हैं जो मैच नहीं हो पा रही हैं, उन सबको हम मैच कर पाए अल्टीमेटली और हम उस फ्लो के साथ आगे बढ़ पाए। ये सारी हमारे को प्रॉब्लम्स समझ में आ रही हैं। एसएसआर बनाने के लिए कुछ मैं टिप्स देना चाहूंगी। संजय सर, मेरे पास कितना टाइम है? मैम ऐसा टाइम लिमिट नहीं रखा है, इसलिए आप हमको बहुत अच्छा बता रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि मेरे पास तो बहुत मटेरियल है मैम बताने को, आप लोग बताएं, मैं मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं कंटिन्यू करूं। अल्पना मैम। मैम आप आराम से 15-20 मिनट और बोल लीजिए। ठीक है मैम, 15-20 मिनट में जितना कवर हो पाएगा मैं उतना बताती हूँ, है ना। एसएसआर के लिए कुछ आपको बेसिक सी चीजें बता दूं कि मैनुअल फॉर एसएसआर एंड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन NAAC वेबसाइट। याद रखिए NAAC बहुत जल्दी अपने मैनुअल्स, अपने डेटा टेम्पलेट्स सब इम्प्रूव करता चला जा रहा है। तो आप लोग जब भी तैयारी शुरू करें उस समय पे लेटेस्ट मैनुअल और लेटेस्ट डेटा टेम्पलेट्स को देखिएगा। पुराने डेटा टेम्पलेट्स या पुराने मैनुअल के हिसाब से काम कर लिया तो वो व्यर्थ हो जाएगा काफी हद तक। इसलिए प्लीज उसको लेटेस्ट मैनुअल्स को चेक करिए। IIQA भरने से पहले अपनी एसएसआर पूरी तैयार कर लीजिएगा, ये मैंने आपसे पहले भी कहा, क्योंकि एसएसआर जो है ये बेसिकली आपका QNM, इट स्टैंड्स फॉर क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स, प्लस आपके डेटा टेम्पलेट्स, प्लस आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, प्लस जो आपका क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है, इन सबको मिला करके एसएसआर बनता है। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनता है ये, और इसको IIQA भरने के बाद जो आपको 30 से 45 दिन मिलते हैं उसमें बना पाना इट्स एन नियरली इम्पॉसिबल टास्क। ये एक बहुत बड़ा टास्क है, आप इसको 30 से 45 दिन में नहीं कर पाएंगे बनाना और फिर अपलोड कर पाना। इसीलिए रिकमेंडेड बहुत स्ट्रांगली ये है कि आप IIQA भरने से पहले SSR कंप्लीट करें। आप SLQAC को उसे असेसमेंट के लिए भेजिए और उसके बाद फिर यहाँ से आपको जब आपको बता दिया जाएगा कि इसमें आपकी क्या क्या संभावनाएं हैं सुधार की, उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए और फिर आप उसके बाद IIQA पे जाइए। IIQA पे जाते समय आपकी SSR कंप्लीटली रेडी होनी चाहिए। प्रायर प्रिपरेशन इसीलिए एडवाइजेबल है। NAAC पोर्टल ये याद रखिए, NAAC पोर्टल सपोर्ट्स ओनली 5 MB डेटा फॉर ईच मैट्रिक्स। एक एक मैट्रिक्स के लिए केवल 5 MB डेटा के लिए वो आपको अपलोडिंग के लिए जगह देगा। जहां तक हो सकता है डेटा को इस तरह से कंसाइज करिए कि वो NAAC की वेबसाइट पर ही अपलोड हो जाए। अगर आपका अटैचमेंट 5 MB से ज्यादा का है तो ऐसा करें कि आप उसको HEI की वेब पेज पर अपलोड कर दें।
और उसका लिंक आप अपने उसमें दे दीजिए, जो आपकी SSR जो आप अपलोड कर रहे हैं वहां पर केवल उसका लिंक दे दीजिए आप, ताकि जब DVV होगा तो वो वहां से उस लिंक के थ्रू आपके वेब पेज से वो डेटा उठा लेंगे डायरेक्ट। It is mandatory to fill the templates in format provided by NAC. याद रखिए, जो NAC ने टेम्पलेट्स दिए हैं, जो एक्सेल शीट्स दी हैं, उन एक्सेल शीट्स में आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। उनकी हेडिंग्स में, उनमें कोई भी फेरबदल आपको करना अलाउड नहीं है उन डेटा टेम्पलेट्स में, उन एक्सेल शीट्स में। Data should not be hosted on Google Drive and on any other third party website. आप अपनी कोई माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव पे आप होस्ट करना चाहें, अपनी गूगल ड्राइव पे होस्ट करना चाहें, ये अलाउड नहीं है। ये कॉलेज के वेब पेज पे डायरेक्ट होना चाहिए या कि NAC के पोर्टल पर ही हो जाना चाहिए। इसके अलावा तीसरी जगह और कहीं पर भी नहीं है। Once the data is uploaded and the links are submitted to NAC, changes or additions are not permissible. याद रखिए इस चीज के लिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आपने एक बार अपना कोई भी डेटा फाइनल करके और आपने SSR में उसका लिंक आपने दे दिया, आपने बड़ा डेटा था मान लीजिए, आपने उसका डॉक्यूमेंट अपने वेब पेज पे डाला और उसके बाद उसका लिंक क्रिएट करके और आपने हाइपरलिंक के तौर पर अपनी SSR में उसको अपलोड कर दिया, और उसके बाद आपको कुछ दिनों बाद आपको ध्यान आया कि हम तो इसको और भी सुधार सकते हैं, अपनी वेब पेज पर ही तो है, सुधार लेते हैं। आपने उसको सुधार लिया, ये अलाउड नहीं है। एक बार आपकी SSR अपलोड हो गई, ड्यूरिंग SSR अपलोडिंग आप चाहें जितने चेंजेस कर लीजिए, लेकिन एक बार आपने SSR अपलोड कर दी, अपने डेटा आपने सबमिट कर दिया है, उसके लिंक सबमिट कर दिए हैं, उसके बाद उसमें कोई भी चेंज करना आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि वो डेटा को ट्रैक किया जाएगा और यदि कॉलेज की ये गलती पकड़ में आ गई तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। आप NAC की साइट पे जाके देखें, बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट वो वहां पे पब्लिक में डिस्प्ले करते हैं जिनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। फॉर्चुनेटली हमारा एक भी गवर्नमेंट कॉलेज उसमें नहीं है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थिति आए। तो इसलिए प्लीज इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका डेटा में आप कोई भी खिलवाड़ ना करें। उनको सबमिट करने से पहले चाहे जितना आप चेंज कर लें। While providing links, the institution should ensure that the links are working properly and are operational. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कि जब हमें भी वो अपनी SSR SLQAC के पास जब वो भेजते हैं उसके असेसमेंट के लिए, तो हमारे असेसर्स की एक बहुत बड़ी शिकायत है कि जब वो जो लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं उन लिंक्स को ओपन करते हैं तो वो लिंक ओपन नहीं होता, वो वर्किंग लिंक नहीं होता। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें आप। इसमें DVV आपसे क्लैरिफिकेशन मांग लेगी, NAC आपको रिजेक्ट कर देगा, तो इसलिए ऐसी स्थिति ना क्रिएट करें। लिंक जैसे ही क्रिएट होता है उसको डबल चेक कर लें कि वो ऑपरेटिव है कि नहीं है। एक बात बहुत अच्छी जो NAC ने अपनी SSR में कर रखी है कि जहां जहां पर भी, जब भी मैट्रिसेस में, सब मैट्रिसेस में जहां पर भी डेटा के लिए वो मांगते हैं वहां पर सब जगह उन्होंने इस प्रकार का एक क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे क्वेश्चंस के आगे, बहुत सारे मैट्रिसेस के हेडिंग्स के आगे इस प्रकार का एक क्वेश्चन मार्क वाला साइन लगा रहता है जिसको वो टूल टिप कहते हैं। इस टूल टिप में जैसे ही आप जाकर के इस टूल टिप को क्लिक करेंगे, वो टूल टिप आपको एग्जैक्टली बता देगा कि यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं है। ये टूल टिप आपको बहुत अच्छा गाइड करता है। तो इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द रिस्पेक्टिव टूल टिप थॉरोली बिफोर फिलिंग द डेटा। यही काम SOPs भी करती हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो भी यही काम करते हैं, और हर क्वेश्चन के आगे भी ये टूल टिप बना रहता है, अधिकतर के आगे, जहां पर वो आपको वहीं पर बता देते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है आपसे। जिन भी सवालों के आगे, जिन भी मैट्रिसेस के आगे इस लाल रंग का एक एस्टेरिस्क मार्क लगा होगा, इसका मतलब है कि ये सवाल मैंडेटरी है, ये आपको भरना ही पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये मैंडेटरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम आते हैं कि ये एक्रेडिटेशन जो होता है हमारा, वो एक्रेडिटेशन के आप सब जानते हैं वैसे तो, जो इनका ग्रेड स्केल है वो स्केल इनका 4 के लेवल तक का होता है। 3.51 से 4 तक का जो स्केल है उसमें A++ ग्रेड देते हैं, 3.26 से 3.5 A+, उसके नीचे A, देन B++, देन B+, देन B और फिर C। C में डबल+ और प्लस वाला सिस्टम नहीं रहता। यहाँ तक A++ से लेके C तक यदि कोई भी ग्रेड मिलता है इंस्टीट्यूशन को तो वो एक्रेडिटेड माना जाता है। यदि 1.5 या 1.5 से कम का अगर उसको ग्रेड पॉइंट मिलता है तो उसको D ग्रेड दे करके और नॉट एक्रेडिटेड कर दिया जाता है। राजस्थान में भी एक कॉलेज है जिसके साथ ये हुआ, जो भी रीजंस रहे उनके साथ ये हुआ है, तो इसलिए कृपया ऐसी स्थिति ना आने दें, पूरी तैयारी के साथ फिर ही NAC पर जाएं, जिससे ये आपके नॉट एक्रेडिटेड वाली स्थिति आपको फेस ना करनी पड़े।
कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड हैं। सबसे पहली गाइडलाइन जो हम हाईलाइट करके लिखते हैं, IQAC का हर हालत में कॉन्स्टिट्यूट करिए। और IQAC का केवल जो एक परंपरा हो गई है कि हम यहाँ से पत्र भेजते हैं आयुक्तालय से कि इस समिति का गठन करें, तो एक समिति बन जाती है, वो कागज फाइल में लग जाता है और फिर उस कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है। ऐसा कृपया ना करें। IQAC शुड बी फंक्शनल, क्योंकि IQAC में आपने क्या प्लानिंग करी, उसके मीटिंग के मिनट्स, उसकी आपने टाइम टू टाइम क्या उसकी मॉनिटरिंग करी, उसके मीटिंग मिनट्स, और एंड में जो एक्शन टेकन रिपोर्ट बनी, जो ATR थी, उसके वो पूरी ATR, ये सारी चीजें IQAC के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इसलिए प्लीज IQAC का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, मतलब इसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट नहीं करना है, आपको उसका फंक्शनल भी बनाना है। IQAC का गठन NAC के नियमानुसार कैसे होना चाहिए, ये NAC की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ द कॉलेज शुड बी डिस्प्लेड ऑन द कॉलेज वेब पेज। कॉलेज वेब पेज पे ये बहुत सारी और चीजें हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोग्राम ऑप्शंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन, एकेडमिक कैलेंडर, एग्जामिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज अवेलेबल। आप और हम सब जानते हैं, जब हम अपने घर में बच्चों का एडमिशन कराने किसी भी इंस्टीट्यूट में हम जाने का सोचते हैं, तो हम पहला काम करते हैं, हम उस इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट देखते हैं, उनके यहाँ क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कौन कौन से सेल्स उनके यहाँ वर्किंग हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो जब हम अपने बच्चों के लिए वो सब चीजें देखते हैं, तो यकीन मानिए सोसाइटी भी हमारे कॉलेज को देख रही होती है, और NAC तो विशेष तौर पे देखता है। तो इसलिए आपके कॉलेज का जो वेब पेज है वो 100% अपडेटेड होना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर समेत, स्कॉलरशिप समेत हर चीज वहां पर मेंशन होनी चाहिए। एलुमनाई एसोसिएशन के लिए मैं आपसे पहले ही कह चुकी, ये वहां पर भी होना चाहिए। डेटा बैंक जिसमें सारी एकेडमिक एक्टिविटीज जो भी टीचर्स कर रहे हैं, इसमें मैं यहाँ पर एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगी, यदि प्राचार्य, कोई भी प्राचार्य इस मीटिंग में शामिल हैं या IQAC कोऑर्डिनेटर्स इसमें शामिल हैं, तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपकी ईज के लिए ये एक सजेशन है कि आपके यहाँ से जब भी कोई फैकल्टी मेंबर किसी भी प्रकार का कोई भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस कुछ भी अटेंड करने के लिए एकेडमिक लीव की डिमांड करते हैं, तो कृपया जब वो वहां से लौट करके आ जाएं, तो जो वो सर्टिफिकेट देते हैं, एक नियम बना लीजिए कि उस सर्टिफिकेट की कॉपी, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आप उसकी एकेडमिक लीव सैंक्शन करते हैं, उस सर्टिफिकेट की कॉपी आपके एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन में तो जाएगी ही, उसके साथ साथ IQAC को भी उसकी कॉपी प्रोवाइड हो, हाथों हाथ ही प्रोवाइड हो। अन्यथा IQAC को बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में। जिसने भी कहीं पर कोई पेपर प्रेजेंटेशन किया है, कहीं पर भी कुछ भी काम किया है, उसकी कॉपी IQAC को इमीडिएटली मार्क हो जाने चाहिए। IQAC के पास वो पूरा डेटा इमीडिएटली पहुंच जाना चाहिए। ये स्पेशली जो नए कॉलेजेस हैं, ये इसको अपना एक प्रैक्टिस में ले आए, जिससे हमारा डेटा बैंक जो है वो हमारा स्ट्रांग होता जाए। जो भी इवेंट्स होते हैं हमारे महाविद्यालयों में, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे यदि बच्चे आ जाते हैं और ऑफलाइन होते हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं, हर इवेंट की हम एक रिपोर्ट मांगते हैं, उसकी हम पेपर में फोटो भी छपवाते हैं, हम सब करते हैं, पर IQAC के पास उसका कोई डेटा नहीं आता। और जब मांगा जाता है कंसर्न कन्वीनर से, तो वो भी थोड़ा सा अपनी एक प्रॉब्लम बता देते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि कोई भी इवेंट अगर कॉलेज में हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी इवेंट, तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो प्रेस रिलीजेस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, वो सारी की सारी IQAC में एक कॉपी उसकी हाथों हाथ पहुंचा दी जाए, जिससे कि बाद में IQAC को तकलीफ ना हो। इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों को पहले भी कई बार कहा जा चुका है, स्टूडेंट्स के लिए शायद बहुत सारे महाविद्यालयों में अभी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट टीचर्स के लिए होना चाहिए ये महाविद्यालय में इंटरनेट फैसिलिटी। एक कॉलेज लेवल पे स्पेशली जो PG कॉलेजेस हैं, वहां पर रिसर्च एडवाइजरी कमेटी को हम रिकमेंड करते हैं कि जिससे एक रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होगी, तो वो टीचर्स को रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए और रिसर्च स्कॉलर्स लेने के लिए वो थोड़ा सा एनकरेज कर सकती है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से रिसर्च गाइड रजिस्टर्ड तो हैं, परंतु किसी न किसी कारणवश या कई बार पता नहीं क्यों रिसर्च का काम रिसर्च स्कॉलर्स को सुपरवाइज नहीं करते, वो उनके अंडर कोई रिसर्च स्कॉलर्स एनरोल्ड नहीं है। तो थोड़ा सा उनको भी मोटिवेट करिए। हर टीचर यदि थोड़ा एक एक बच्चे को भी अगर सुपरवाइज करेगा, तो इससे ओवरऑल हमारा जो माहौल है रिसर्च को लेकर के भी वो बेहतर हो पाएगा। स्टूडेंट काउंसिल्स हमारे यहाँ बनती ही हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि टीचर काउंसलर्स भी बनाइए, लेडी काउंसलर भी अगर आप एक रख सकें अपने महाविद्यालयों में तो और भी अच्छा होगा। अपने में से ही किसी स्टाफ में से ही आप लेडी काउंसलर एक
अलग से आप उनको और नाम दे दें। प्लेसमेंट और गाइडेंस सेल्स का होना आवश्यक है, ये मैंडेटरी सेल्स का पार्ट होते हैं। ये सेमिनार्स कराइए हर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए भी। आज जिस प्रकार का ये ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है, इस प्रकार की और भी कॉलेजेस इसको ऑर्गेनाइज करें। प्लीज स्क्रीन पे लिखना बंद करें, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। स्क्रीन पे ना लिखें प्लीज, जो भी जना लिख रहा है। बच्चों के लिए भी ऑर्गेनाइज कराइए आप सेमिनार्स, उनको ट्रेनिंग्स दीजिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स इस कोरोना ने हमें कम से कम एक बहुत अच्छी चीज सिखा दी है कि केवल एक लिंक क्रिएट कर देने से हम बहुत सारे लोगों से एक साथ जुड़ सकते हैं और जिसमें कोई विशेष खर्चा भी नहीं आता। तो प्लीज आपस में अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग्स कराइए, बच्चों के लिए सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराइए, फीडबैक जरूर लीजिए बच्चों से। मेरी जीसीए से रिक्वेस्ट है, आज की वर्कशॉप का भी या कोई भी वर्कशॉप आप कराते हैं, प्लीज उन वर्कशॉप्स का, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का टीचर्स से, यदि स्टूडेंट्स के लिए कराई हैं तो स्टूडेंट्स से, हर एक से फीडबैक लीजिए। आपकी रेगुलर पढ़ाई का भी बच्चों से फीडबैक का सिस्टम क्रिएट करिए, क्योंकि आपने देखा होगा आपके क्राइटेरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फीडबैक का। तो हमें केवल स्टूडेंट्स से नहीं, हमें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी हमें फीडबैक लेना होता है। तो फीडबैक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप करिए। इन जो आपने सिस्टम डेवलप किया है उसमें क्या उसका नतीजा निकल के आया, क्या फीडबैक दिया स्टूडेंट्स से, उस पे क्या एक्शन हुआ है, ये सब भी आपको रखना पड़ेगा। पेरेंट टीचर मीट जैसे हम पिछले साल भी करते आ रहे थे, जब हमारा, जैसे हम कॉलेज कम्युनिटी कनेक्ट नाम दे रहे थे, तो इस तरह से हमने पेरेंट टीचर मीटिंग के भी ऑर्गेनाइज करा था। जब भी महाविद्यालय हमारे खुल जाएं तो प्रयास करिए कि इस प्रकार की आप पेरेंट टीचर मीट करवा सकें। अपने महाविद्यालय में क्वालिटी के एनहांसमेंट के लिए सजेशंस इनवाइट करिए। टीचर वार्ड सिस्टम को, जो हम मेंटर मेंटी रिलेशनशिप कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास नहीं, उसको तो मैंडेटरीली इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि उसके बिना अब आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। सॉफ्ट स्किल्स को और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए, उन पे ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों के लिए प्रोग्राम्स चलाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। पर्सनालिटी के तौर पर वहां पर कहीं पे वो थोड़ा सा चूक जाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। केवल अंग्रेजी की बात नहीं कर रही, हिंदी भी बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते, धारा प्रवाह नहीं बोल पाते। तो इस वजह से बहुत आवश्यक है हमारे राजस्थान के कम से कम विद्यार्थियों के लिए कि हम सॉफ्ट स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम प्रोग्राम्स चलाएं। और ऑनलाइन चलाना बहुत आसान है हमारे लिए। हमारे अपने ही फैकल्टी मेंबर्स से हम ट्रेनिंग करा सकते हैं। यदि आप बाहर से किसी को बुला सकते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा आपके ही स्टाफ मेंबर्स से आप इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराएं। कुछ बेसिक सी चीजें जो हैं, ये तो हर कॉलेज के लिए वैसे भी मैंडेटरी होती हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये सब तो सारी बेसिक चीजें हैं, ये तो होनी ही होंगी। जियो टैग्ड फोटोज के लिए हम बहुत सालों से कह रहे हैं और हर कॉलेज से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग जो भी फोटोग्राफ्स लेते हैं, अगर आपने इससे पहले कभी जियो टैग्ड नहीं लिए हैं फोटोज, तो अब एक नियम बना लीजिए कि आप किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, किसी भी चीज का, महाविद्यालय से संबंधित किसी भी चीज का यदि आप कोई फोटोग्राफ ले रहे हैं तो प्लीज वो जियो टैग्ड फोटोज होना चाहिए, क्योंकि अब NAAC केवल जियो टैग्ड फोटोज एक्सेप्ट करता है। आपने कहीं पर की भी, कहीं एक इंटरनेट से उठा करके, गूगल से उठा के आपने एक बहुत अच्छी आईसीटी लैब की तस्वीर अटैच कर दी कि ये हमारे यहाँ की आईसीटी लैब है, नहीं है, क्योंकि वो जियो टैग्ड नहीं है। तो इसलिए जियो टैग्ड फोटोज लीजिए। जियो टैगिंग करने के लिए आपको स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने होते हैं। यदि आप डिजिटल कैमरा से ले रहे हैं तो लोकेशन ऑन करें। वैसे आज के जमाने में हम सबके पास चूंकि स्मार्टफोन्स हैं, तब हम स्मार्टफोन्स के सामने हम डिजिटल कैमरा वगैरह कंपैरेटिवली कम यूज करते हैं। तो जो आपका स्मार्टफोन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल अपने स्मार्टफोन में लोकेशन को ऑन करना है। ऑन करके और उसके बाद फिर आप उससे तस्वीर ले लीजिए और आपका काम समाप्त। बस सिर्फ इतना सा करना है कि तस्वीर लेने से पहले, फोटोग्राफ क्लिक करने से पहले उसकी लोकेशन को ऑन कर लीजिए। लोकेशन ऑन करते ही वो अपने आप आपके कॉलेज का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लेगा। आप जैसे ही उस तस्वीर को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके आप जब प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको स्वयं दिखने लगेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आप फोटोग्राफ क्लिक करते समय केवल उसका लोकेशन ऑन कर दीजिए, जियो टैग्ड फोटोज लीजिए और अब से एक नियम बना लीजिए कि जो भी जना फोटोग्राफ क्लिक करेगा वो जियो टैग्ड ही लेगा, क्योंकि NAAC केवल वही लेता है। ग्रीन ऑडिट कराना कंपलसरी है।
हर महाविद्यालय के लिए मैं अंडरलाइन करके कह रही हूँ, ग्रीन ऑडिट कराना कंपलसरी है। ग्रीन ऑडिट से आप ये कतई मत समझिए कि ग्रीन ऑडिट मतलब आपको किसी एक्सटर्नल एजेंसी को कॉन्टैक्ट करना है। यदि आपके महाविद्यालय में साइंस चलती है तो आप अपने महाविद्यालय के बॉटनी, ज़ूलॉजी, ज्योग्राफी के टीचर्स से आप ग्रीन ऑडिट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। आप सर्च करके देखिए इंटरनेट पे, ग्रीन ऑडिट रिपोर्ट्स बहुत सारी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको कुछ सैंपल ग्रीन ऑडिट रिपोर्ट्स भिजवा देंगे। लेकिन ग्रीन ऑडिट रिपोर्ट आपके महाविद्यालय की होना आवश्यक है, अन्यथा नैक में थोड़ी सी मुश्किल आती है। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट करिए, सोलर एनर्जी, एलईडी बल्ब। सोलर एनर्जी, हम राजस्थान में रह रहे हैं और राजस्थान में रहने के बाद भी यदि हम सोलर एनर्जी को टैप नहीं कर सकें तो हमारे लिए थोड़ी सी ये खराब बात है और एक खराब इंप्रेशन छोड़ती है नेशनल लेवल पे। सोलर एनर्जी के लिए गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है। यदि आपके पास फंड्स नहीं है तो इतना सा फंड निकालिए कि कम से कम एक शुरुआत करिए, एक छोटे ब्लॉक में सोलर लाइट्स लगवा लीजिए। नहीं तो जो रात को लाइट्स जलती हैं आपके महाविद्यालय कैंपस की, उन लाइट्स में छोटे छोटे सोलर पैनल्स बन जाते हैं, वहां पर वो लाइट से शुरुआत करिए। कम से कम एक अच्छी चीज की शुरुआत करिए, सोलर एनर्जी को प्रेफर करिए, एलईडी बल्ब्स को प्रेफर करिए। इसी तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम सब जानते हैं, हम मरु प्रदेश के वासी हैं, यहाँ पर भी अगर हमने, अब तो सरकारी नियमों में भी है कि अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो ये खराब है, हमारे लिए खराब इंप्रेशन छोड़ता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आप बोरवेल या ओपन वेल रिचार्ज कर सकते हैं, आप अंडरग्राउंड टैंक्स बनवा सकते हैं, आप कोई भी प्रावधान रखिए, लेकिन प्लीज रेन वाटर का रिचार्ज करने का प्रयास करिए। ग्रीन कैंपस को आप इनिशिएटिव्स में आप अपने ऑटोमोबाइल्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कम से कम महीने में, हफ्ते में एक दिन आप ऑटोमोबाइल्स की एंट्री को मना करिए, नो व्हीकल डे मनाइए। प्लास्टिक्स पे, और ये नो व्हीकल डे वगैरह ये चीज, ये इस पर मत रहिएगा कि जब स्टूडेंट्स आएंगे तो शुरू होगा। हम स्टाफ मेंबर्स भी अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, तो यदि संभव हो सके, देखिए मैंडेटरी तो हम कुछ भी नहीं कहते, लेकिन ये सारी चीजें अल्टीमेटली पोल्यूशन को रोकने में, एनवायरनमेंट को अच्छा करने में हेल्प करेंगी। प्लास्टिक्स को बैन करिए, इस पर तो सरकार ने भी नियम बनाया है। ट्रीज और प्लांट्स से अपनी लैंडस्केपिंग कराइए। दिव्यांग जन के लिए फैसिलिटीज अवश्य प्रोवाइड कराइए, ये सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है। तो दिव्यांग जन के लिए, जो भी हमारे दिव्यांग जन हैं उनके लिए फैसिलिटीज हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करानी ही पड़ेंगी। रैंप्स जरूर क्रिएट कराइए। लिफ्ट्स हो सकता है कॉलेजेस में हमारे संभव ना हो, लेकिन रैंप जरूर क्रिएट कराइए उनके लिए। वॉशरूम, कम से कम एक वॉशरूम डिसेबल फ्रेंडली जरूर होना चाहिए महाविद्यालय में, चाहे वो कितना भी छोटा महाविद्यालय हो। प्रयास करिए किसी भामाशाह से बात करें, चाहे जैसे भी करें, पर एक दिव्यांग जन के लिए डिसेबल फ्रेंडली एक वॉशरूम जरूर होना चाहिए। साइनेज अगर आप क्रिएट करा सकें जिसमें हमारे ब्रेल लिपि में लिखा हो, या लाइट्स हो, डिस्प्ले बोर्ड्स हो, इस टाइप का कुछ भी हो, तो वो आप प्रयास करिए। कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कॉलेजेस फेस करते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉलेज के नाम में डिफरेंस आता है। बहुत सारे महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें यूजीसी में अलग नाम चल रहा है, नैक में अलग है, एआईएसएचई में अलग है, कमिश्नरेट में अलग है, सरकार में अलग है, और उनके अपने लेटर हेड पे बिल्कुल अलग है। तो इसलिए कोशिश करिए कि सब जगह नाम आपका एक ही हो, अन्यथा ये नाम की जो समस्या है ये आपको IIQA लेवल पे रिजेक्ट कर देगी। वहां पर IIQA आपका एक्सेप्ट नहीं होगा अगर आपका नाम एक जैसा नहीं हुआ। आपका डेटा जो है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये सब जगह एक सा होना चाहिए। एक्सटेंडेड प्रोफाइल में एंड तक मैच करना चाहिए। वेब पेज रेगुलरली अपडेशन, वहां पर आपको एक IQAC या NAC के नाम से एक अलग से टैब क्रिएट करिए अपने वेब पेज पे। फैकल्टी प्रोफाइल, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, फैकल्टी प्रोफाइल अक्वायर करना एक बहुत बड़ा काम है, उस काम को आप बहुत जल्दी शुरू करें। लाइब्रेरी को अपडेट करें। यदि परमानेंट लाइब्रेरियन अपॉइंटेड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो महाविद्यालय विकास समिति से आप उसको लगा सकते हैं। और साथ में ये भी प्रयास करें कि आपके महाविद्यालय में केवल लाइब्रेरियन रखने से मतलब नहीं है, वो आपका फुटफॉल भी देखेंगे कि कितने टीचर्स और कितने स्टूडेंट्स एक्सेस करते हैं लाइब्रेरी को। तो ये एक नियम बना लीजिए, अपने स्टाफ मेंबर्स में एक सर्कुलेट कराइए कि प्रत्येक जो हमारे संकाय सदस्य हैं, ये एक निश्चित कर लीजिए कि हर हफ्ते में कम से कम इतनी बार लाइब्रेरी विजिट जरूर करेंगे। एक रजिस्टर मेंटेन करिए कि कौन कौन जना लाइब्रेरी में आया था। ये सारी चीजें आपको, इनफ्लिबनेट के लिए हमने पहले भी आपको पत्र भी लिखा है, इनफ्लिबनेट को सब्सक्राइब करिए। ये कुछ चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपको हर एक्टिविटी का करना होगा।
हर चीज की रिपोर्ट IQAC के पास जानी चाहिए। ई गवर्नेंस, बहुत सारे कॉलेजेस कहते हैं कि ई गवर्नेंस में हम तो कहीं स्टैंड नहीं करते। आप भूल रहे हैं कि आपका जो SSO है वो ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। FDPs, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराइए। आपने जो आपकी जो एलुमिनाई है उनसे संपर्क रखिए, NGO से बात करिए, फिलैंथ्रोपी के लिए प्रमोट करिए, क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव्स शुरू करिए आप। और ये याद रखिएगा कि ये केवल एक ही इनिशिएटिव को आप 5 साल तक ना रिपीट करते रहें, क्योंकि वो इनिशिएटिव नहीं रह जाता, वो फिर आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाता है। ये देखिए, ये कॉलेज का है जिसमें इन्होंने इस तरह से फाइलिंग करके हर क्राइटेरिया के लिए अलग अलग फाइल क्रिएट कर ली है। हमारे यहाँ कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं। डूंगर बीकानेर को भी अभी A ग्रेड मिला है मार्च में। उनके यहाँ से भी जब हमारे पास SSR आई थी तो इस प्रकार की 13 फाइल्स आई थी उनके यहाँ से। इतना सारा, कॉलेज भी बहुत पुराना है नो डाउट, लेकिन उनके पास डेटा भी बहुत था और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको कंपाइल करके क्राइटेरियन वाइज उसकी फाइलिंग करी थी। और मतलब ये सिर्फ तस्वीर देखने का तरीका आपको इसलिए जरूरी है कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको मेथोडिकली आगे बढ़ना है। Institutions need to add a link in homepage of the institutional website for NAAC records, जहां पर आप अपने जितने भी NAAC से संबंधित हैं वो सारी की सारी चीजें आप वहां पर अपने रखेंगे। NAAC के लिए जो आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उसके हिंदी वर्जन भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो ये कहते हैं कि हमें अंग्रेजी समझ में कम आ पाती है, तो उनके लिए हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, वहां पर लिंक्स भी उनके अवेलेबल हैं और हर चीज से संबंधित आपके पास वहां पर ट्यूटोरियल्स हैं। इसके अलावा प्राइवेट भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस तरह से उनकी कर सकते हैं। जो कॉलेजेस सब्सिक्वेंट साइकिल्स के लिए जा रहे हैं उनको अपना एक्रेडिटेड जो स्टेटस है उनका, यदि वो B में एक्रेडिटेशन हुआ था तो प्रयास करें कि B+, B++ तक चले जाएं, या B++ तक था तो प्रयास करें कि एटलीस्ट A में तो आ ही जाएं। इस तरह का वो प्रयास करें अपना। और जो भी उनकी AQAR है वो AQAR वो अवश्य भरते रहें, उसके बिना उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी। धन्यवाद। NAAC एक्रेडिशन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित इस व्याख्यात्मक और अति लाभदायक सत्र के समापन से पूर्व धन्यवाद ज्ञापित करने को आमंत्रित करती हूँ हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर की IQAC एवं BLQAC समन्वयक डॉक्टर अल्पना गोखरू मैम को। मैम। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रुति गुप्ता, मेंबर SLQAC का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने NAAC से संबंधित विविध बिंदुओं पे प्रकाश डाला और हमने देखा मैम ने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज को अच्छी तरह से बताया। मेरा अपना मानना है मैम कि आपके इस लेक्चर को सुनने के बाद हमारे बहुत सारे संकाय सदस्य और बहुत सारे महाविद्यालय के लोगों को बहुत लाभ हुआ होगा और उनको बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि उनको NAAC एक्रेडिटेशन के लिए किस तरह से आगे बढ़ना है। यह प्रोग्राम सभी संकाय सदस्यों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहा है। आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें सहयोग और टाइम प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी SPC GCA प्रशासन को, जिन्होंने Zoom प्लेटफॉर्म और टेक्निकल टीम का सहयोग हमें प्रदान किया, जिससे हम इस प्रोग्राम का आयोजन कर सके। साथ ही मैं IQAC टीम के सभी सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिनके सहयोग के बिना ये कुछ भी हम नहीं कर सकते थे। धन्यवाद मैम एक बार। थैंक यू मैम।